कॉल करते हुए चलेंगे ना। हम लोगों ने देख लिया, चाइना देख लिया, जापान देख लिया, रशिया देख लिया और साउथ ईस्ट एशिया देख लिया। अब वेस्ट एशिया की तरफ जा रहे हैं, बल्कि कॉल करते हुए चलेंगे हम लोग, ठीक है? हम लोगों ने ये देखा था, आप लोगों को पता है कि हम लोगों ने प्लेन रीजन देखा था चाइना का, 1/3 ऑफ इंडिया का चाइना जो है वो माउंटेनस है। 90% पॉपुलेशन मैंने बताया था कि वो ईस्टर्न कोस्ट पे रहती है और आप लोगों को मैंने ये अल्ताई शान, त्यान शान, कुल्लून शान, अल्तून शान, जुंगेरियन बेसिन, तकला-मकान, तिब्बतन प्लेटू, यूनान प्लेटू, उसके अलावा गल्फ ऑफ तोक्किन, उसके अलावा साउथ सदर्न हिल्स वगैरह और नॉर्दर्न चाइना प्लेन, उसके अलावा मंचूरियन प्लेन, ग्रेट ठीक है? किंगन एंड गोबी डेज़र्ट, लोएस प्लेटू, ताइहान ठीक है? ताइहान ये सारा रीजन कुल्लून शान, ताइहान शान ये सब हमने किलिन शान ये सब हमने देख लिया था। उसके अलावा तारिम बेसिन मैंने बताया था आपको, है ना? कायदम बेसिन बताया था, सिचुआन बेसिन ये सारे बेसिन वगैरह और ये सब हमने चाइना में देख लिए थे। एक बार आप लोग आपको याद होगा। फिर हमने चाइना का क्लाइमेट देखा था कि ऊपर लोरेशन टाइप क्लाइमेट, नीचे जो है चाइना टाइप क्लाइमेट है। फिर हमने रिवर देखी थी कि वेस्ट टू ईस्ट फ्लो करने वाली, ईस्ट मतलब येलो सी के अंदर, ईस्ट चाइना सी के अंदर और सदर्न चाइना सी के अंदर जो रिवर जा के गिर रही है वो कौन-कौन सी है। तो ज़ेजियांग उसके अलावा यांगज़ी हुआंग है या येलो रिवर, अमूर रिवर ये सब हमने ऑलरेडी देख लिया था। ठीक है, तो ये इम्पोर्टेंट रिवर हमने देखी थी। एग्रीकल्चर चाइना का इंटेंसिव एग्रीकल्चर है, मैंने बताया था थ्रू आउट ईयर वहाँ पे रेनफॉल होता है जहाँ पे, वहाँ जो है एग्रीकल्चर करते रहते हैं। राइस कल्टीवेशन लार्जेस्ट प्रोडक्शन है, बहुत सारी चीज़ों का लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है चाइना। उसके अलावा उसके पास जो है मिनरल्स में कोल में अब तो लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है, आयरन का 4th लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है, टिन में टॉप पे है, पेट्रोलियम का भी 7वें नंबर पे आ जाता है। उसके अलावा रेयर अर्थ मेटल में मोनोपोली है इसकी, ये भी हम बात कर चुके हैं। इंडस्ट्रियल रीजन जो है इसमें बोहाई रीजन है, यांगज़ी रिवर बेसिन रीजन है, उसके अलावा मकाओ रीजन है, ऐसे कई सारे रीजन वहाँ पे आपको चाइना में मैंने बताया था। उसके बाद में जापान में मैंने आपको आइलैंड्स बताए थे। मेरी आवाज़ आ रही है? होकाइडो, होन्शु, शिकोकू, क्यूशू और ryukyu ये आइलैंड्स मैंने बताया था, इनको याद रखने के लिए बोला था। मैंने बताया प्लेटों के इंटरैक्शन पे जापान है। जापान में ओशियन प्लेट्स का कोलिजन, और उसके ऐसे वोल्केनिक माउंटेन वगैरह बनना, वो सारा मैंने डिस्कस किया था। एग्रीकल्चर जापान में बहुत ज़्यादा नहीं है, 20% है, सूटेबल फॉर एग्रीकल्चर है, वेट पेडी वगैरह होता है इसके अंदर। उसके अलावा मैंने जापान में लार्जेस्ट इम्पोर्टर है कोल का, नेचुरल गैस का, वो सब बताया था। कुछ-कुछ रीजन में थोड़ा बहुत जो है मिनरल्स मिलते हैं। किंकी प्लेन है, क्वांटो प्लेन है, नगोया प्लेन है और क्योसो प्लेन है, मैंने ये बता दिया था। देन वी गो टू रशिया, रशिया के चारों तरफ की वाटर बॉडीज़ बाल्टिक सी, व्हाइट सी, बैरेंट सी, कारा सी। उसके बाद में आपका इस्थमुस, कारा इस्थमुस भी देख लिया था हमने और लैप्टो सी, ईस्ट साइबेरियन सी, चुकची सी, बेरिंग स्ट्रेट एंड सी ऑफ ओखोत्स्क, सी ऑफ जापान, ये कैस्पियन सी एंड ब्लैक सी, ये हमने पहले वाटर बॉडीज़ देखी। एक्सेस कहाँ से है उसका सी में, वो हमने देखा। कैस्पियन सी में एक्सेस किधर से करेगा, फिर बैरेंट सी में किधर से करेगा, जापान सी में। और जो मेन रिवर्स हैं उसकी लेना, अमूर, ठीक है, यांगज़ी, येनिसाई, ओबिटरिस, ये वोल्गा, डॉन, ये सारी रिवर्स का हमने देखा और उसके अलावा पेचोरा बेसिन को भी देखा था। और मैंने लेक बेकल बताया था सबसे गहरी लेक है रशिया की, वर्ल्ड की भी सबसे गहरी लेक है फ्रेश वाटर। और उसके बाद में आपका लिमिटेड ग्रोइंग सीज़न है यहाँ, 40% पेस्चर और मेडो है, व्हीट, ऑयल सीड, कॉटन इम्पोर्टेंट है इसके अंदर। ये हमने बात कर लिया था, पोटैटो वगैरह का भी अच्छा वो है। उसके अलावा आपका कोल रिज़र्व रशिया के अंदर वन ऑफ द लार्जेस्ट कोल रिज़र्व जो है वो रशिया वर्ल्ड का इसके पास है। आयरन रिज़र्व काफ़ी ज़्यादा है, वन ऑफ द लार्जेस्ट है। बहुत ज़्यादा ज़मीन है तो ज़ाहिर-सी बात है 40% वर्ल्ड का जो निकेल है वो भी यहीं से आता है, एक ही माइन से आता है। लार्जेस्ट नेचुरल गैस रिज़र्व वर्ल्ड का, ये सब मैंने बात कर रखी है ऑलरेडी, ठीक है ना? लार्जेस्ट नेचुरल गैस का रिज़र्व भी इसके पास है, चाइना इसके पास रशिया के पास। उसके अलावा सेंट पीटर्सबर्ग, वोल्गा रीजन, सेंट्रल रीजन, रूरल और कुस्बास, उसके अलावा बैकल रीजन, ये सब इंडस्ट्रियल रीजन है रशिया के। इस पे भी बात कर ली थी हमने। फिर हम लोग साउथ ईस्ट एशिया गए। साउथ ईस्ट एशिया में हमने बात की कि भई ये कंट्रीज़ देख लो। शान प्लेटू है, कोराट प्लेटू है, अरकान योमा, पेगुयामा, ये सब हमने जो है हिल और आइलैंड्स देखे। जावा, सुमात्रा, बोर्नियो, सिंगापुर,
उसके अलावा रिवर देखिए, साल्वीन रिवर देखिए, चिडविन रिवर देखिए, चिंडविन रिवर, इरावदी रिवर के बारे में मैंने बताया, मेकॉन्ग रिवर है, छाओ प्राया रिवर और रेड रिवर, ये इसके बारे में हमने बात की। उसके अलावा यहाँ पे मानसून पैटर्न भी हमने देखा, रबर एंड पाम ऑयल वगैरह की कल्टीवेशन यहाँ पे होती है, ये हमने बात की, कोकोनट, शुगर कैन, फिलीपींस वगैरह में। पेट्रोलियम रिजर्व भी काफ़ी ज़्यादा पे मिलता है। टिन थाईलैंड, मलेशिया और इंडोनेशिया मैंने बताया तीनों मिलाकर मोर देन हाफ ऑफ द टिन प्रोडक्शन वर्ल्ड का करते हैं। तो ये हमने इतनी बात कर ली थी। क्या आपको रिकॉल हुआ, याद आया, समझ में आया, बात हुई? ना पढ़े रहो तो सर के ऊपर से जाएगा, है ना? तो अब आते हैं वेस्ट एशिया। किधर आ गए? वेस्ट एशिया। वेस्ट एशिया में जरा मैप आराम से देखिए। आज हम सिर्फ मैप पे बात करेंगे। बहुत ध्यान से मैप को देखिएगा वेस्ट एशिया के। आप वेस्ट एशिया में टर्की को लोकेट करिए। सबसे पहले टर्की देखिए, टर्की के बाद जॉर्जिया देखिए, आर्मेनिया देखिए, अजरबैजान, सीरिया, लेबनान, बहुत इंपॉर्टेंट है लेबनान, फिलिस्तीन, इसराइल। उसके अलावा पैलेस्टाइन मतलब इसराइल, जॉर्डन, सऊदी अरबिया, रेड सी, गल्फ, आपका यमन, ओमान, ईरान, इराक, ठीक है? ये सारा जो है एक बार आप देखें, अच्छे से मैप देखें इसके और इनकी कैपिटल, इनकी जो है कैपिटल देखिए। उसके बाद में फिर आप देखिए मेडेन सी। मेडेन सी में कौन-कौन सी ओपन हो रही है? टर्की ओपन हो रही है, सीरिया, ये एग्ज़ाम में क्वेश्चन आया हुआ है 2015 के अंदर, देख लीजिएगा। टर्की की कौन-कौन सी कंट्री जो है वो ओपन होती है मेडेन सी में? सीरिया ओपन हो रहा है, लेबनान ओपन हो रहा है, पैलेस्टाइन इज़राइल ओपन हो रहा है, जॉर्डन ओपन नहीं हो रहा है। क्वेश्चन यही था, इसमें जॉर्डन आंसर था उसका। और उसके अलावा सीरिया, जॉर्डन, इराक, इन सब की कैपिटल आप देखें, ईरान की कैपिटल देखें, गल्फ ऑफ बहरीन देखें, किंगडम ऑफ बहरीन देखें, बहरीन को देखिएगा। उसके बाद में स्टेट ऑफ कतर, कतर को देखिएगा उसका मैप, और गल्फ ऑफ ओमान देखिए, गल्फ ऑफ एडन देखिए, और उसके अलावा जो है रेड सी को देखिए। ये सारा फटाफट आप जो है देख के मार्क कर लीजिए अपनी बुक में। कम ऑन, कर लिया मार्क? अभी मुझे बताइए फटाफट कि टर्की की कैपिटल क्या पड़ी? अंकारा इज द कैपिटल ऑफ टर्की। जॉर्जिया की कैपिटल बताओ। जल्दी बोलो। हाँ, टिबिलिसी। आर्मेनिया की कैपिटल बताओ। आर्मेनिया की, आर्मेनिया की। देखो भूल गए सर। यरवान, यरवान। अजरबैजान की कैपिटल बाकू। और सीरिया की कैपिटल दामेस्कस, ठीक है। लेबनान, लेबनान की कैपिटल बताओ भाई, लेबनान की कैपिटल क्या बताई थी? बोलो जल्दी। बैरूत, ठीक है, बेरूत। और इज़राइल की कैपिटल तो पता ही है, क्या बना दिया इन्होंने? जेरूसलम को बना रखा है? नहीं, तेल अवीव को बनाया हुआ है, गलत। वो उनकी वो कैपिटल। इज़राइल की कैपिटल बताओ क्या है? इज़राइल की कैपिटल बताओ। हुँ? जेरूसलम को बनाया हुआ है या तेल अवीव को बनाया है? हुँ? जेरूसलम या तेल अवीव, क्या है बताओ? तो तेल अवीव क्या है? हुँ? बोलो भाई, 1 मिनट में कन्फ्यूज़ हो जाते हो तुम। इज़राइल की कैपिटल क्या बनाई है इन्होंने? फ़िलिस्तीन के पास है भी जो फ़िलिस्तीन को कैपिटल बनाएँगे। तो तेल अवीव क्या है वो पूछ रहा हूँ मैं। और क्या है? फाइनेंशियल कैपिटल है, ठीक है? फाइनेंशियल कैपिटल जो है तेल अवीव, जो है इज़राइल की फाइनेंशियल कैपिटल तेल अवीव है, ओके? सारा एडमिनिस्ट्रेशन भी वहीं से चलाते हैं लोग, जेरूसलम सिर्फ़ उन्होंने बना रखा है, ठीक है ना? ये और इसलिए बना रखा है क्योंकि उनको उसको ही सिटी बना के ग्रेटर जेरूसलम बनाना है, उनके पास उनका एडमिनिस्ट्रेशन चलता है तेल अवीव से, समझ रहे हो?
तो तुम्हें पता ही है जेरूसलम पे उनका पूरा क्लेम थोड़ी ना है, सब कुछ थोड़ी ना। जेरूसलम का स्टेटस ही क्लियर नहीं है ना। जेरूसलम को वो भी क्लेम करते हैं ना, पैलेस्टाइन, वेस्ट बैंक वाले भी पैलेस्टाइन पैलेस्टाइन वाले भी तो क्लेम करते हैं जेरूसलम को। तो ये अपनी कैपिटल मान रहे हैं, तो इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि सब रिकॉग्नाइज़ कर लेंगे इनको। तो इन्होंने उसको बना रखा है कहने के लिए, डिस्प्यूटेड है, मैं उसमें बताऊँगा आपको कि क्यों इसकी कैपिटल जेरूसलम नहीं मानी जाती है वर्ल्ड में, इसलिए इसका डिस्प्यूटेड है सारा, ठीक है? इसमें जो है ये सारा एडमिनिस्ट्रेशन चलाते हैं तेल अवीव से, और जेरूसलम को कैपिटल बताते हैं ऑन पेपर, क्योंकि इनको क्लेम करना है इसको, ठीक है? बताऊँगा मैं आपको ठीक से, हम लोग आईआर में और आगे भी बात करेंगे। क्लेम की बात ही है, और वेस्ट बैंक और पैलेस्टाइन क्या है उस पे भी बात होगी, कि वेस्ट बैंक क्या है और गाज़ा स्ट्रिप क्या रहेगी। ये इस पे हम डिटेल में बात करेंगे, इसलिए मैं उधर नहीं जा रहा था। अभी सिर्फ़ आप सिंपल-सिंपल चीज़ें पढ़ लीजिए, याद कर लीजिए। तो अभी हमने सऊदी अरबिया की कैपिटल क्या बताई? याद बताइए। वो यमन की कैपिटल क्या बताई है? यमन की कैपिटल क्या है? और ओमान? ओमान और किंगडम ऑफ बहरीन, बहरीन की कैपिटल? हुँ, मनामा? कतर की? अ, अच्छा, कुवैत की? कुवैत सिटी? हुँ, ईरान की? इराक की? ठीक है। और इसको, अब दूसरा आपका काम, कैस्पियन सी कौन-कौन सी कंट्री से घिरा हुआ है, पूरा याद करना है, जो पहले बच्चों ने कर रखा है, पहले तो लोगों ने कर ही रखा है। और दूसरा जो है ब्लैक सी किसके चारों तरफ से घिरा हुआ है, मेडिटेरेनियन सी के चारों तरफ कौन-कौन सी कंट्रीज़ हैं, रेड सी के चारों तरफ कौन सी कंट्रीज़ हैं, ये भी आपको धीरे-धीरे याद करना है। आज अभी जो देखेंगे हम लोग ये, कि फिजियोग्राफी देख लीजिए, अभी हमने वो देखा, सिर्फ़ पॉलिटिकल मैप देखा है उसका, अब हम लोग फिजिकल की तरफ जा रहे हैं, फिजियोग्राफी देखिए वेस्ट एशिया की। फिजियोग्राफी में आप देखें, ये आपने माउंट, आई थिंक इसको मार्क भी कर रखा है, पहले भी कर रखा है ना? क्या था? पोंटस माउंटेन, टॉरस माउंटेन, मार्क कर रखा होगा, मैंने पहले ही करा रखा है। अल्ब्रूज, जागरूस, और इसके अलावा आपका जबल अल ये अखदार, ये मार्क किया है। जबल अल अखदार, आई थिंक जबल अल अखदार नहीं मार्क किया है, लेकिन जागरूस, अल्ब्रूज किया हुआ है। टॉरस, अ, जाबरूस अल्ब्रूज तो किया ही होगा, टॉरस भी किया होगा, ठीक है? और पोंटस ये भी किया होगा, क्या नाम है, पोंटस माउंटेन, अगर नहीं किया है तो मार्क कर लो। टॉरस से ऊपर एनातोलियन प्लेटू जो है टर्की, उससे ऊपर देखोगे तो आपको पोंटस माउंटेन दिखेगा। और इधर जब आप आओगे, इधर नीचे की साइड में, ठीक है, तो आपको क्या दिखेगा? जबल अल अख्दर, इसको मार्क कर लो। कर लो, कर लिया? ओमान, ओमान के जब आप टिप पे पहुंचो, ठीक है, तो वहां पे आपको दिख जाएगा, मतलब ऊपर की साइड में, ठीक है। देख लो भाई, फटाफट देख लो। देख लिया? मार्क कर लिया? सब लोगों ने मार्क कर लिया है? हैं? प्लेटूज मार्क कर लो, अरेबियन पेनिनसुला मार्क करो, लार्जेस्ट पेनिनसुला ऑफ द वर्ल्ड है ये। वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट पेनिनसुला जो है, पेनिनसुला तो पता ही है ना, पेनिनसुला क्या होता है, सबको पता है, पेनिनसुला नहीं पता? पेनिनसुला हो जाएगा। तो ये पेनिनसुला है। अरेबियन जो पेनिनसुला है, ये वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट पेनिनसुला है, ठीक है ना? लार्जेस्ट पेनिनसुला इन द वर्ल्ड। और जागरूस माउंटेन, और इधर प्लेटू ऑफ ईरान है, ऊपर एनाटोलियन प्लेटू है, जहाँ पे टर्की है, ओके।
तो पेनिनसुला जो वो होता है, मैंने अभी जैसे बताया कि लार्ज एरिया सराउंडेड बाय द वाटर फ्रॉम 3 साइड एंड अटैच्ड टू द मेनलैंड फ्रॉम साइड। एक साइड से मेनलैंड से अटैच होगा, जैसे इंडियन पेनिनसुला भी आपको दिखता है, वो पेनिनसुला होता है। तो मेनलैंड से एक साइड में अटैच होगा और 3 तरफ वाटर से घिरा होगा, तो इसको पेनिनसुला कहते हैं। इंडियन पेनिनसुला आप मेनलैंड देखते हैं, 3 तरफ ओशियन है हमारे, और फिर वो पेनिनसुलर प्लेटू आपको दिख जाता है इंडिया का। उसके अलावा प्लेटू जो है रिलेटिवली हायर होता है, अपलैंड होता है, सराउंडिंग एरिया से थोड़ा ऊँचा होता है, जैसे डेक्कन प्लेटू इंडिया का है, ठीक है? सराउंडिंग से थोड़ा ऊँचा होता है, ठीक है? लेकिन माउंटेन के लेवल का नहीं होता, लेकिन फिर भी ऊँचा होता है। उसके अलावा जो है फिजियोग्राफी एशिया में डेज़र्ट देख लीजिए। इंपॉर्टेंट डिजर्ट देखो, ये पूरा एरिया मरुस्थलीय रीजन कहलाता है, आपको पता ही है। सॉल्टी डिजर्ट और सैंडी डिजर्ट, दो तरह से डिजर्ट होते हैं। डिजर्ट एक होता है सॉल्टी, जहाँ पे सॉल्ट ज्यादा होता है, नमकीन डिजर्ट। दूसरा होता है आपका सैंडी डिजर्ट। तो सॉल्टी डिजर्ट जो है, उसमें आपका दस्ता कबीर दस्ते कबीर दस्तेलूत, ये आप ईरान में जाके देखें, ईरान की तरफ, तो आपको दिखेगा। सीरियन डिजर्ट दिखेगा। उसके अलावा नफद अननफद डिजर्ट दिखेगा। और नफद के अलावा नीचे रब्बुल खाली, एक ये रब्बुल खाली बहुत ही इंपॉर्टेंट डिजर्ट है। ये जाके आप देखिए, सैंडी डिजर्ट है इधर अरबिया की साइड में, और दूसरी साइड में आप देखेंगे वहां पे तो सॉल्टी डिजर्ट, अब दस्ते कबीर दस्ते लूत वगैरह आपको दिखेगा। मैं पहले भी मार्क करवा चुका हूँ, क्या है ना भाई, मार्क कर लीजिएगा। उसके अलावा आपको मैंने रिवर मार्क कराई थी, यूफ्रेट टिग्रिस, मैंने बस दजला फरात को बोलते हैं यूफ्रेट रिवर। तो यूफ्रेट आर्मेनिया हाईलैंड से, यहाँ से इसका ओरिजिन होता है, मैंने पहले बता रखा है। टिग्रिस रिवर जो है, ये लेक हजार से यहाँ से निकलती है, और ये कंबाइन होती है दोनों। मैंने बताया था इसको लोअर कोर्स में जाके, उसको बोलते हैं सत अल अरब, याद है? ठीक है, कुरना से के पास इसको सत अल अरब कहते हैं। सत अल अरब जो है, ये यूफ्रेट और टिग्रिस जहाँ मिलती है। और यहाँ पे मैंने बताया था एक, यहाँ पे एक सिटी है अल बशरा, बहुत ही फेमस है, डेट पाम कल्टीवेशन के लिए बहुत फेमस है। और एंशियंट मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन इसी सतल अरब पे था, और इसी को बोला जाता है। यहीं पे बसरा भी है, अल बसरा बहुत ही फेमस सिटी है यूफ्रेट टिग्रिस पे। वैसे तो इंपॉर्टेंट सिटीज जो है यूफ्रेट और टिग्रिस में देखा जाए तो बहुत सारी हैं। अल बसरा सतल अरब पे है, तो ये टिग्रिस पे आपका मसूल है, और उसके अलावा बगदाद ऑफ इराक ये भी है। उसके अलावा यूफ्रेट पे जो है आपका रमादी है। उसके अलावा नसीरा है। उसके अलावा सत अल अरब पे बसरा है। बसरा बहुत फेमस है, सत अल अरब देख ले आप, ठीक है, देख लिया। यूफ्रेट और टिग्रिस ये दोनों रिवर। उसके अलावा कारून रिवर है। कारून रिवर आप लोगों को नाम सुना होगा आप लोगों ने। रिवर कारून बहुत बड़ी रिवर नहीं है, छोटी रिवर है, जो कि जो है रिवर कारून, ये ट्रिब्यूटरी है सत अल अरब की। सत अल अरब मतलब जब टिग्रिस यूफ्रेट मिलेंगी तो सत अल अरब बनेगा, उसकी एक ट्रिब्यूटरी आएगी रिवर कारून, ठीक है। और अहवाज जो है उसके ऊपर है। लार्जेस्ट रिवर ईरान की जो है, ये है अहवाज। और ये जो है अहवाज जो है सिटी, वो ये है लार्जेस्ट रिवर जो है कारून है। और उसके बाद में जो है अ, ये अहवाज जो है सिटी इसी के ऊपर लोकेटेड है। और वर्स्ट एयर पोल्यूशन इन द ईयर 2011 में यहाँ पे किया गया था, क्योंकि यहाँ पे वो सब जो है ना, पेट्रोलियम वगैरह, रिफाइनरीज वगैरह, उन सब की वजह से, और पेट्रोलियम जो एक्सप्रेशन वगैरह करते हैं, उसके ऑयल फील्ड जो है बहुत ही पास है। ऑयल जो है वेल्स बहुत सारे हैं अहवाज के पास, तो यहाँ पे एयर पोल्यूशन बहुत ज्यादा होता है। रिवर जॉर्डन के बारे में देखेंगे हम लोग। अभी यहाँ तक मुझे लगता है कि आज के लिए अनफ है, क्योंकि बहुत ज़्यादा हो जाएगा। जॉर्डन के बारे में मुझे डिटेल में पढ़ाना है, रिवर जॉर्डन के बारे में, इसकी कहानी भी है, इस्लामिक इसकी हिस्ट्री भी है, और वैसे भी हिस्ट्री है। ये पूरा रीजन बहुत इंपॉर्टेंट है, रिवर जॉर्डन वाला। लेबनान है यहाँ पे एक क्वेश्चन, ये वाला जो मैप है इसको एकदम क्लिक कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें आप रिवर जॉर्डन सिर्फ नहीं देखे, आप लेबनान देखिए, माउंट हरमन देखिए, वहां जाके मार्क करिए। गोलन हाइट के ऊपर यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा हुआ है कि गोलन हाइट क्या है, 2015 या 17 में, 15 में, आई थिंक 15 में पूछा है गोलन हाइट्स के ऊपर। 15 में ही आई थिंक पूछा हुआ है। ये 17 में पूछा है। हाँ देख लो एक बार, गोलन हाइट के ऊपर क्वेश्चन पूछा हुआ है, गोलन हाइट क्या है। तो मिडिल ईस्ट में एक रीजन है, सिर्फ ये पूछ लिया है कि गोलन हाइट जो है 2015 में पूछा हुआ है यूपीएससी के अंदर, कि गोलन हाइट क्या है, मतलब जो न्यूज में आता रहता है वो क्या है क्या। वो एक एरिया है कहाँ पे, मिडिल ईस्ट में। बस इसका एक आंसर इतना सा था। 2015 में आया हुआ है, ये भी हुआ है। तो लेबनान आप देखेंगे, माउंट हरमन देखेंगे, और गोल्डन गोल्डन हाइट बहुत इंपॉर्टेंट है। सी ऑफ गलीली, इसकी भी अपनी हिस्ट्री है, बहुत इंपॉर्टेंट है। वेस्ट बैंक जो है वो तो आपको पता ही है, गाजा स्ट्रिप उधर है, वेस्ट बैंक इसराइल। जॉर्डन रिवर, डेथ सी, ठीक है, बहुत ज्यादा सैलिनिटी है यहाँ पे जॉर्डन। तो ये वाला पार्ट, ये वाला जो मैप है, इसको आप याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ही सिग्निफिकेंट मैप है, इसको आप देखेंगे। आजकल डिस्प्यूटेड भी है, तो इससे क्वेश्चन भी आ सकता है।
ठीक है, गाजा स्ट्रिप पूरा उधर मेडिन सी के साइड में एक स्ट्रिप बची है सिर्फ, इधर वेस्ट बैंक है। अब इसको वेस्ट बैंक और गाजा स्ट्रिप देखो, प्लेस्टाइन का नाम गायब करके सिर्फ इसको दो उसमें वो कर रखा है, नाम प्लेस्टाइन कहीं आ ही नहीं रहा है। और दूसरी चीज इधर आप देखेंगे कि गोलन हाइट्स ये डिस्प्यूटेड रीजन है, डिस्प्यूट होता है इसमें। तो इस पे और सी ऑफ गैलीली भी फेमस है, तो इस पे हम लोग कल इंशाल्लाह बात करेंगे क्या क्या चीज़ है और क्या इसकी हिस्ट्री क्या है, क्योंकि इसकी अपनी बहुत सिग्निफिकेंट है इंटरनेशनल रिलेशन में। यूपीएससी के क्योंकि ये इंपॉर्टेंट रीजन है, तो इसके लिए यूपीएससी की भी फोकस में रहता है। 2015 के अंदर सीधे गोलन हाइट पूछ लिया कि है क्या ये, बस सिंपल सा। तो अभी उसके बारे में डिटेल भी पूछ सकता है, ठीक है। अब देखो मुझे याद कैसे रह जाता है, मैंने बताया ना 2015 में दिमाग में पहली बार आया तो 15 ही था, नहीं तो 17 भी तो दिमाग में आ रहा था, लेकिन मुझे लगा नहीं 15 ही है शायद। ये जो मैप आपको दिख रहा है 1946, ये जो मैप है ये दिख रहा है आपको एटलस, और इस मैप में आप देख रहे होंगे क्या है, जरा एक्सप्लेन करेंगे आप लोग, जो मैं पहले जिन लोगों को एक्सप्लेन कर चुका हूँ, कैन यू प्लीज एक्सप्लेन इट। जो है ना, दैट वाज अ पब्लिक स्टेटमेंट, जो कि पब्लिक स्टेटमेंट का मतलब होता है कि गवर्नमेंट ने जो रिलीज किया है जनता के लिए। ये ब्रिटिश गवर्नमेंट ने 1917 में रिलीज किया था, यानी फर्स्ट फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के टाइम पर। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के टाइम पे, ड्यूरिंग द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, उन्होंने अनाउंस किया था कि हम नेशन होमलैंड बनाएंगे फॉर जूस पीपल, नेशन होम फॉर द जूस पीपल, नेशनल होम बनाने की बात की थी। कहाँ पे बात की थी, ये बात आप सोचिए कि कितना लंबा, कितना मतलब आगे की सोचते हैं लोग। इन्होंने प्लेस्टाइन में बनाने की बात की थी, जो कि उस समय ऑटोमन एम्पायर का, उस्मानी खिलाफत का पार्ट था। आप सोचें कि ऑटोमन एम्पायर का रीजन है वो स्मॉल माइनॉरिटीज वहां पे जूस की रहती है, बहुत ही थोड़ी सी माइनॉरिटी जूस रहते थे, थोड़े बहुत, वो भी उन्होंने खरीदे हुए सेटलमेंट थे उनके, ठीक है। उस्मानिया खिलाफत के अंडर में कोई है, आपका वहाँ पे अथॉरिटी भी नहीं है, ठीक है ना? अभी, इस तरह से खिलाफत के अंडर में है कोई चीज़, और एक तरह से पूरी सॉवरेनिटी तो आपकी है नहीं, बट आप प्लान क्या कर रहे हो कि आप वहाँ पे जूस होमलैंड बनाओगे, और वर्ल्ड वॉर फर्स्ट के टाइम पे कह रहे हो, मतलब आपका प्लान क्या है? आपका प्लान ऑलरेडी बहुत, और इसके 2 तरह के 2 एग्रीमेंट, बहुत ही सीक्रेट एग्रीमेंट, एक साइकस-पिकॉट एग्रीमेंट का नाम मैंने आप लोगों को कई बार बताया हुआ है। सुना है ना, साइकस पिकॉट एग्रीमेंट एक सीक्रेट एग्रीमेंट था, और उसके अलावा बाल्फोर तो क्लियर था। देखो साइकस पिकॉट एग्रीमेंट क्या था कि वो एक सीक्रेट आर्गुमेंट था, मतलब सीक्रेट डिक्लेरेशन था उसमें, सीक्रेट सीक्रेट एग्रीमेंट था, जो कि मतलब अंदर अंदर था। लेकिन जो ये था, इसकी जो इंटेंशन थी बाल्फोर डिक्लेरेशन की, वो जाहिर थी, वो पब्लिश भी हुआ। वो 9 नवंबर 1917 को पब्लिश भी कर दिया था, इन्होंने प्रेस को दे दिया था कि हम ये करना चाह रहे हैं। उसमें उनका एजेंडा था ब्रिटिशर्स का। अच्छा, इन्होंने एक लेटर लिखा था, लेटर जो पब्लिश हुआ ना, इसमें बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। वो लेटर जो पब्लिश हुआ, उसने किसने कहा था, ये बाल्फोर क्यों कहते हैं, क्योंकि आर्थर बाल्फोर जो था ना, वो फॉरेन सेक्रेटरी था। फॉरेन सेक्रेटरी का मतलब आप लोग जानते हैं कि इंग्लैंड वगैरह में सेक्रेटरी मतलब होता है मिनिस्टर। जैसे हमारे यहाँ सेक्रेटरी मतलब परमानेंट होता है ना, परमानेंट जो होता है, जैसे फॉरेन सेक्रेटरी हमारे यहाँ है। तो वो कौन होते हैं, वो आईएएस ऑफिसर्स होते हैं, परमानेंट ऑफिसर्स होते हैं, ठीक है। और ये टेम्परेरी ऑफिसर जो होते हैं, मिनिस्टर्स होते हैं, वहाँ पे जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट बनाया जाता है या सेक्रेटरी ऑफ फॉरेन अफेयर्स बनाया जाता है, वो एक तरह से मिनिस्टर होता है, कैबिनेट का पार्ट होता है, ठीक है। तो वो बंदा उस समय जो था, मतलब उस टाइम पे फॉरेन सेक्रेटरी जो था, उसका नाम था आर्थर बाल्फोर। उसने किसको लेटर लिखा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उसने लेटर किसको लिखा है? उसने रोथस्चाइल्ड को, लॉर्ड रोथस्चाइल्ड को लेटर लिखा है। किसको लिखा है? रोथस्चाइल्ड को लेटर लिखा है। और उसने, जो कि ब्रिटिश कम्युनिटी का लीडर था उस टाइम। और आपने रोथस्चाइल्ड के बारे में सुना होगा, अगर आप लोग जानते हो। सुना है आप लोगों ने, जहाँ पे जूस होमलैंड बनाने की बात हो रही है, क्या आप लोगों ने रोथस्चाइल्ड का नाम सुना है कभी? 15 से 20 फैमिलीज़ चला रही हैं दुनिया को, ठीक है? जिनके पास दुनिया का सारा पैसा है। यानी 90% रिसोर्सेज़ से ज़्यादा रिसोर्सेज़ इनके हाथ में है, वेल्थ इनके हाथ में है। 20 फैमिलीज़, 20% लोगों में नहीं, 90% जो रिसोर्सेज़ है 20 फैमिलीज़ के पास है, 15-20 फैमिलीज़ है पूरे वर्ल्ड में, जिनके पास वर्ल्ड की 90% वेल्थ है। बाकी पूरी दुनिया की जो पॉपुलेशन है, वो 10% वेल्थ पे कहीं सर्वाइव कर रही है। 90% से ज़्यादा, मतलब ये रफ एक आइडिया है कि इतना लगभग उसमें 20 फैमिलीज़ हैं। उसमें से एक बहुत वेल्दी जो है फैमिली है, रॉथस्चाइल्ड फैमिली। उससे वाल्टर रॉथस्चाइल्ड को, जो लॉर्ड रॉथस्चाइल्ड को, उन्होंने ये लेटर लिखा था। अब रॉथस्चाइल्ड कौन है और ये फैमिली क्या है? और इसमें जब आप रॉथस्चाइल्ड फैमिली को सर्च करने जाओगे, तो आपको एक बहुत इंटरेस्टिंग कुछ बातें मिलेंगी। आपको एक फ्रीमॉन्स 2 ग्रुप हैं और बहुत ही फेमस है।
एक है फ्री मेसन्स, फ्री मेसन्स, FREE फ्री, MASONS, फ्री मेसन्स लिख लीजिए। एंड दूसरा है इल्यूमिनाटी, ठीक है? ये अभी दे आर ट्राइंग टू, ये जो है ना आपको इल्यूमिनाटी जो ग्रुप है, कह एक्चुअल में ये लोग दज्जाल के फितने, मतलब अगर हम इस्लामिक उसमें जाएँ, तो दज्जाल के फितने का या शैतान के बहुत बड़े समझ लो हथियार हैं, और दे आर वेटिंग फॉर देयर मसाया। जो जो मसाया उनका कौन होगा? वो दज्जाल होगा, एंटी क्राइस्ट। और इल्यूमिनाटी अपने शैतानिक रिचुअल्स में आप देखोगे, और फ्रीमेसन्स, ये जो 2 ग्रुप है, बहुत ही सीक्रेट तरीके से अपना वो करते हैं, और दुनिया कहती है कि ये जिसको चाहते हैं उसको सेलिब्रिटी बना देते हैं, जिसको चाहते हैं उसको, मतलब कॉन्स्पिरेसी थ्योरी है कई सारी इनके पीछे, फ्रीमेसन्स और इल्यूमिनाटी के पीछे। एक मूवी भी बनी थी, अ, लेकिन वो मूवी जो है उसके बाद उसमें आगे कुछ हुआ, वो नहीं हो पाया, लेकिन इसके ऊपर एक मूवी भी बन चुकी है इल्यूमिनाटी में। और कुछ लोग इसको रियल मानते हैं, कुछ लोग इसको मानते हैं कि फ़िक्शनल है, लेकिन कहा जाता है, बहुत सारे लोग जो रियल मानते हैं, उनका कहना ये है कि ये इब्लीस की पूजा करते हैं और इब्लीस से मिलते हैं, शैतान से मिलते हैं, फ्रीमेसन्स। और वो इनसे कॉन्ट्रैक्ट करता है, और जितने भी जो बड़ी सेलिब्रिटीज़ हैं, जो भी हैं, वो लोगों को अक्सर आप देखोगे तो ये वो लोग बोलते हैं कि हमने शैतान को अपनी सोल को बेच दिया है, या इस तरह की बातें करते हैं, हाइपोथेटिकल। लेकिन इल्यूमिनाटी जो ग्रुप है, ये एक, और फ्रीमेसन्स जो ग्रुप है, इन लोगों, ये 2 पार्ट्स में ब्रेक हो गए थे। ये बेसिकली अगर आप इसके बारे में थोड़ा और जानेंगे तो आपको समझ में आएगा कि ये पूरा प्रोपेगेंडा जो है, ये जो पूरी कहानी बनाते हैं, पूरे वर्ल्ड ऑर्डर को चेंज करने के लिए, एक नया वर्ल्ड ऑर्डर लाने की बात करते हैं, और इनका मेन पर्पज़ ये है कि शैतानी निज़ाम को इस मुसलमान इस बात को बहुत जो इस्लाम को अच्छे से समझते हैं, वो बहुत अच्छे से जानते हैं कि एक शैतानी निज़ाम को वो कायम करना चाहते हैं, और वो चाहते हैं कि हर बंदा एक सिस्टम बना दें। वो इंडिविजुअल से उनकी कोई लड़ाई नहीं है, एक सिस्टम है, बना दें। उनका निज़ाम हो, उनका सिस्टम हो, जिसमें जिसमें चाहते हुए और ना चाहते हुए भी इंसान शैतानी काम करे। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल वो ऐसा कुछ सिस्टम बना दें जिसमें आपको ब्याज लेना कंपल्सरी हो जाए। आपको ब्याज लेना ही पड़े, आपको जुआ खेलना ही पड़े। जैसे कि आप क्या नाम है, ड्रीम 11 या समथिंग समथिंग टाइप के, या ऐसी चीज़ें कर दें वो, कि मतलब जिसमें आप जो है, जैसे जो चीज़ें हराम है इस्लाम में, उस पे उसकी तरफ आपका अट्रैक्शन हो, और एक निज़ाम कायम हो जो सिस्टम में अपने आप को मुसलमान कहने वाले लोग भी उस सिस्टम में जो है उसके लिए काम करें। मतलब उसका तो यही पर्पज़ है ना कि सिस्टम मेरा होना चाहिए, काम कोई भी करे उससे मतलब नहीं है। मैं जो चाहूँ वो होना चाहिए, मेरे हिसाब से चीज़ें चलनी चाहिए। तो इब्लीस का एक प्रोपेगेंडा है, एक सिस्टम है जिसको ये लोग काम करते हैं। और इसको समझने के लिए थोड़ा-सा कुरान वगैरह जब समझ में आता है, आदमी को तो बहुत अच्छे से समझ में आता है कि ऐसा हो सकता है, ऐसी चीज़ें हैं। जिन्नात जो है वो रियल जो है इस्लाम के अकॉर्डिंग रियल हैं, होते हैं, और वो लोग लेकिन इंटरैक्ट नहीं करते आपसे डायरेक्टली, बट दे आर इन अदर डायमेंशन, तो होते हैं। और अब तो साइंस भी प्रूव करता है कि डायमेंशन है, और इसको प्रूव करना बहुत आसान भी है, क्योंकि कहते हैं ना कि जिन्न इधर से उधर बहुत जल्दी पहुँच जाते हैं। तो आपको पता है ये इक्वल टू एमसी स्क्वायर होता है। यानी कि आपका जो एनर्जी है वो बहुत तेज़ 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड से ट्रैवल करती है एनर्जी, और एनर्जी फॉर्म चेंज कर सकती है। आपको पता है कि एनर्जी नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड बट इट कैन चेंज वन फॉर्म टू अनदर। तो जो जिन्नात होते हैं या ऐसी चीज़ होती है, वो कहा ही जाता है कि आग से बने हैं। जब आग से बने इसका मतलब एनर्जी से बने हैं, और एनर्जी किससे बने तो अपना फॉर्म चेंज कर सकते हैं, तो उनकी स्पीड लाइट की स्पीड हो सकती है। ये सारी चीज़ें पॉसिबल है, साइंटिफिकली भी आप इन चीज़ों को साइंटिफिक थ्योरीज़ से भी प्रूव कर सकते हैं, क्योंकि वो एक चीज़ फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट हो सकते हैं, स्पीड से ट्रैवल कर सकते हैं। और इब्लीस और शैतान को हर एक कोई भी मेथोलॉजी, कोई भी अगर वो हो, तो शैतान का तो एक वर्चस्व, या शैतान की एक बात तो है ही है कि हाँ, ऐसा कुछ कैरेक्टर है जो बुराई की तरफ उभारता है और अच्छाई से रोकता है। ऐसा कैरेक्टर है जो दुनिया में अंधेरा चाहता है। चाहे वो क्या नाम है, आप किसी भी उसमें देख लें, किसी भी मेथोलॉजी में देख लें, एक एविल कैरेक्टर ज़रूर दिखता है। तो शैतान कहीं न कहीं अपनी छाप तो छोड़ता ही है, दिखाता ही है, और एक वहाँ पे पॉज़िटिविटी भी दिखती है, यानी कि गॉड अपना भी वो दिखाता है। ठीक है? तो ये चीज़ें इल्यूमिनाटी जो है वो बेसिकली, जैसे आप लोग मस्जिद बनाते हैं, मंदिर बनाते हैं, और इस तरह से एक उसकी पूजा करने की कोशिश करते हैं, आप समझते हैं पॉज़िटिव एनर्जी की पूजा करने की कोशिश करते हैं। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट सिर्फ़ इस्लाम की बात नहीं, कोई भी रिलिजन एक पॉज़िटिव एनर्जी के को ढूँढ रहा होता है, जिसको खुदा, गॉड, ईश्वर, भगवान कहता है। लेकिन
जो ये है ये डार्क एनर्जी की तरफ जाते हैं, ये ब्लैक जिनको पता है कि हम डार्क एनर्जी की तरफ जा रहे हैं, हमारे जो रिचुअल्स हैं वो सही नहीं हैं और उसमें लेकिन उसमें फ़ेम है, उसमें मज़ा है, उसमें पैशन है, तो ऐसी चीज़ें होने की वज़ह से इस तरह की सीक्रेट सोसाइटी बनी हुई हैं। इल्यूमिनाटी इज़ वन ऑफ देम इल्यूमिनाटी स्पॉन्सर्ड करता है और इसके अलावा इल्यूमिनाटी को स्पॉन्सर करने वाले, बनाने वाले जो लोग हैं, बहुत ही वेल्दी, बहुत ही रिच लोग हैं और वो दुनिया की कैसी-कैसी चीज़ों को कंट्रोल करते हैं। हो सकता है आप जिस चीज़ में काम कर रहे हो, जिस सिस्टम में काम कर रहे हो, सब उन्हीं के कंट्रोल में हो। आपको पता है मार्क ज़ुकरबर्ग भी ज्यूज़ है और ज्यूज़ इसमें बहुत ज़्यादा हैं, ज़्यादातर ज्यूज़ ही हैं जो इल्यूमिनाटी के अंदर हैं। और भी लोग हैं, लेकिन इल्यूमिनाटी में ज़्यादातर लोग इसी तरह के हैं। बहुत रिच हैं, बहुत ही ज़्यादा रिच हैं। और इनके ये लगभग आपके हर चीज़ पे कंट्रोल करते हैं, जो भी आप खाते हो, जो आप पहनते हो उन्हीं की ब्रांड होती है और उन्होंने कहा भी था अ, मतलब सुल्तान से आपके ऑटोमन एम्पायर के सुल्तान से कहा था कि हम वर्ल्ड को ऐसा बना देंगे कि हर इंसान जो है, जो हम चाहेंगे वो खाएगा, हम जो चाहेंगे वो पहनेगा और हम एक ऐसा सिस्टम क्रिएट करेंगे। रॉथस्चाइल्ड की ही का ही स्टेटमेंट है, लॉर्ड रॉथस्चाइल्ड ने वो कहा था। तो उन्होंने कहा था तो आप ज़िंदा नहीं रहेंगे। तो उसने कहा था कि ये मैं अपने लिए नहीं कर रहा हूँ। आई एम नॉट डूइंग इट फॉर मी माय सेल्फ। तो ये सब चीज़ें हैं। कंट्रोवर्सी थ्योरी भी कुछ लोग कहते हैं बट ये एक्जिस्ट करता है और ये आपको हर जगह ही अपना रूप दिखाएगा। अगर आप डॉलर के ऊपर देखोगे तो डॉलर जो है उसको वो अमेरिका कर्ज़ा लेता है, वो एक तरह से कर्ज़ होता है अमेरिका के ऊपर और उसके लिए वो उसको इंटरेस्ट भी पे करना पड़ता है और जो डॉलर है उसपे आप सिंबल देखो इल्यूमिनाटी का सिंबल है। इल्यूमिनाटी जो ट्रायंगल है और उसमें एक आँख बनी होती है, दज्जाल की आँख, वो इल्यूमिनाटी का सिंबल है और जहाँ भी ये ट्रायंगल दिखता है ऐसे आप देखते हो लोग ऐसे करते हैं, दैट इज़ अ सिंबल ऑफ इल्यूमिनाटी। कहीं भी आप देखोगे ज़्यादातर जो सिंगर वगैरह होते हैं वो लास्ट में यूँ करके लेकर आते हैं और कुछ ऐसा स्टेटमेंट देते हैं जिससे जिसमें ये रहता है कि गॉड इज़ नथिंग एंड दिस इज़ माय वर्ल्ड और ऐसे-ऐसे करके और वो बहुत बार आप बोलोगे कि बहुत सारे सिंगर पोसेस्ड भी होते हैं। तो ये सारी चीज़ें कंट्रोवर्शियल थ्योरी कहते हैं लोग लेकिन ये कहीं न कहीं एक नया वर्ल्ड ऑर्डर लाने के लिए लोग काम करते हैं। तो इल्यूमिनाटी क्योंकि ये पता है ये सब दिखता है। जब आप उसको देखते हो रॉथस्चाइल्ड को इन्होंने लेटर लिखा है। अब लॉर्ड रॉथस्चाइल्ड कौन है? वो इल्यूमिनाटी का मेंबर है और इल्यूमिनाटी में उसका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है और बहुत सारी वेल्दी फैमिलीज़ हैं जो इल्यूमिनाटी की मेंबर है या फिर मेसन्स की मेंबर है। ठीक है? तो ये दोनों ग्रुप जो है मिलकर काम कर रहे हैं, ठीक है? 2 ब्रांचेज़ मैंने इसके बारे में बताया भी था आप लोगों को कि 2 ब्रांचेज़ हो गई थी। तो आप देखेंगे कि इनको फ़र्क नहीं पड़ता, इनको सबसे ज़्यादा शैतान को किस चीज़ में मज़ा आता है? आप लोगों को थोड़ी-सी मैं थ्योरी क्यों पीछे से ला रहा हूँ ताकि आपको समझ में आए कि ये इस तरह से इंसान की आबादी को ख़त्म कर देने का या इन लोगों को मार देने का, इस तरह से इनके अंदर इंसानियत नहीं है क्या? ये क्यों ऐसे मार देते हैं? या क्यों इनको लगता नहीं है कि ये सामने वाला इंसान है और ये इस तरह से ख़त्म कर रहे हैं, बच्चों के ऊपर बम मार दे रहे हैं। कोई कितना भी बड़ा जानवर हो जाएगा, उसके अंदर इंसानियत है, तो वो क्या है, वो बच्चों को मार सकता है क्या बम? लेकिन आप देखते हो बच्चों को बम मार देते हैं। कैसे मार देते हैं उसकी थ्योरी मैं बता रहा हूँ। एक बदमाशी को। तो जो पैलेस्टाइन है, ये देखिए आप कितना बड़ा है और फिर जब ये कब्ज़ा करते जा रहा है इज़राइल, तो ये जो ग्रीन्स के उससे व्हाइट करता जा रहा है, इसका मतलब क्या है कि यहाँ के जो सेटलमेंट्स हैं, उनको मार-मार के उन पे कब्ज़ा हो रहा है। ऐसे तो कोई छोड़ेगा नहीं, बम मार दे रहे हैं, कैसे भी करके इसको कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया। यानी किसी के ऊपर कब्ज़ा कर रहे हैं और वर्ल्ड देख रहा है और देखो धीरे-धीरे सिकुड़ते-सिकुड़ते उनको ना के बराबर छोड़ा है। पैलेस्टाइन का मतलब देखिए आप किस तरह से है कि एकदम खत्म कर दिया। जहाँ इज़राइल कुछ नहीं था, फ्यू सेटलमेंट थे, वहाँ पे इतना बड़ा ये चेंज कैसे आ गया? और ये इंसान को कैसे ऐसे मार देते हैं? तो इनकी एक फ़लसफ़ा है कि इनकी फ़िलॉसफ़ी ये है ज्यूज़ की कि हम वी आर द चोज़न वन, हम ही लोग जो हैं वो इंसान हैं और हम ही लोगों को ईश्वर ने जो है मतलब पैदा किया है और हम लोग चुने हुए बंदे हैं और बाकी सब जो है वो हमारे काम के लिए पैदा किया। जैसे इंसान जो होता है, वो बकरे को मार के खा लेता है ना? और उसको उसमें ये नहीं लगता है कि उसने कुछ गलत किया। बात को समझिएगा बहुत इम्पोर्टेंट फिलॉसफी है इनकी। उसको लगता नहीं है कि गलत किया क्योंकि हमें ये लगता है कि इंसान जो है वो हम लोग सब इंसान हैं और इंसान इज़ द सेंटर। इंसान क्या है? वो सेंटर है इन सारी चीज़ों का। जब इंसान जो है सेंटर है सारी चीज़ों का मतलब सारी क्रिएशन का बोलता है अल्लाह ने इंसान को दुनिया को किस लिए बनाया? इंसानों के लिए बनाया है। जन्नत को किस लिए बनाया है? इंसानों के लिए बनाया है। तो ये जो इंसान है ये सेंटर है। तो ये जितनी भी चीज़ें हैं वो उसकी सेवा के लिए हैं, उसके उसके लिए हैं। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल कोई जानवर पैदा किया है, तो जानवर को हम उसके जैसे प्रोटीन के लिए खाते हैं, चाहे वो बकरी हो, चाहे वो क्या नाम है मुर्गी हो, कुछ भी हो। ठीक है? तो ये हमारा एक ये है कि उनको मारने पे हम नहीं समझते कि हमने कोई पाप किया है या कोई हमने
गुनाह किया है, हमें लगता है कि हमने अपने ये क्योंकि हमारे इस्तेमाल के लिए, हमारी ज़रूरत के लिए, इसलिए हमने इसको मार के खा लिया। हमारी तो सोच यही है ना कि आप गुनाह समझते हो कि बकरे को काटते हो तो अल्लाह के नाम पे ज़िबा करते हो, आपको ये लगता है ये हमारी ज़रूरत के लिए है, ठीक है? उन्होंने अपने आप को देखा है क्योंकि कुरान ने भी कहा है और उससे पहले भी इन लोगों की किताबों में है कि तुम लोग चूज़न वन थे, यू वर तुम लोग चूक को अल्लाह ने ज़माने में फ़ज़ीलत दी थी। इनके लिए मन्ना व सलवा उतरता था जूस के लिए, यानी जन्नत से खाना उतरता था। तो ये जो चीज़ इनको दी है अल्लाह ने यानी इनको ज़माने पे चूज़ किया था, लेकिन इनकी हरकतों की वजह से फिर वो उस लायक उस कैटेगरी में नहीं रह गए। यानी इंसानों में भी सबसे ज़्यादा फ़ज़ीलत किसको मिली हुई थी? बनी इसराइल को मिली हुई थी, मूसा अलैहिस्सलाम की कौम जो है उसको इन लोगों को मिली हुई थी और अल्लाह ने इनको फ़ज़ीलत दी थी, इनको इल्म दिया था, इनको तौरात दिया था, ठीक है? नॉलेज दी थी और ये जो है इल्म वाले थे, बाकी लोग कोई वो इल्म नहीं था, तो इनको फ़ज़ीलत मिली थी, अल्लाह ने दी थी। लेकिन इनकी हरकतें, इनकी बदमाशियों की वजह से जो है, इनसे वो दर्जा छीन लिया गया। लेकिन आज भी ये अपने आप को समझते हैं कि हम उसी दर्जे में फ़ाइज़ हैं, हम सारे इंसानों से अफ़ज़ल हैं और ये सारे इंसानों को हम अपने लिए जिस तरह से भेड़-बकरियों को यूज़ किया जा सकता है, मारा जा सकता है, उसी तरह हम भी मार के यूज़ कर सकते हैं, इसमें कोई हमारे लिए गुनाह नहीं है। इसीलिए ये बच्चों को भी बम मार देते हैं, कुछ भी करते हैं। इनकी एक दिमाग में एक फ़िलॉसफ़ी बैठी है कि वी आर द सुपीरियर वन एंड ये सब हमारे गुलाम हैं एक तरह से या हमारे लिए बनाए गए हैं क्योंकि इनको हम जैसे हैवानों को यूज़ किया जा सकता है, जानवरों को यूज़ किया जा सकता है, उसी तरह से हम इनको भी यूज़ कर सकते हैं अपने फ़ायदे के लिए। आर यू गेटिंग? क्या फ़िलॉसफ़ी है इसके पीछे जो इस तरह से मार रहे हैं? ये देखा होगा कि रमज़ान का टाइम होता है और ये लोग वहाँ पे वो पहले पहले ऐसे ही होता रहा है कि ये लोग अपना कुर्सियाँ लगा लेते हैं और यहाँ से जैसे आतिशबाज़ी होती है, उस तरीके से लोग बम मारते हैं, मिसाइलें मारते हैं गाज़ा के ऊपर ठीक है, सेटलमेंट पे और यहाँ के जो वहाँ की लेडीज़ और वहाँ के लोग बैठ के एन्जॉय कर रहे होते हैं, वो देख रहे होते हैं कि हाँ, ये देखो जैसे कोई फायरवर्क चल रहा हो, जैसे कोई मतलब वो चल रहा हो, वहाँ पे मर नहीं रहे हैं लोग, उनको ऐसा लग रहा है जैसे कोई सेलिब्रेशन चल रहा हो, जिस आतिशबाज़ी हो रही हो, इस तरह से वो लोग उसका मज़े लेते हैं। आप लोगों ने कई वीडियोज़ ऐसी वायरल होती हुई देखी होंगी। तो और एक जूस के मरने पर ये एकदम कोहराम सा कर देते हैं और इतने बच्चों को, इतने लोगों को मार देते हैं, बम मार देते हैं, हॉस्पिटल पे बम मार देते हैं, तो क्या इनके अंदर इंसानियत नहीं है? वैसे ये फ़िल्में बनाते हैं, कुछ बनाते हैं, उसमें इंसानियत दिखाते हैं कि इंसान को बचाने के पीछे भाग रहे हैं। लेकिन आप देखोगे ज़ूस का एक मेंटालिटी एकदम अलग है। वो अपने आप को सबसे सुपीरियर मानते हैं, ट्रीट करते हैं, ऐसे ही ग्रूमिंग करते हैं और अ, वो एक पूरा प्लान लेके चलते हैं अपने दिमाग से और क्यों हिटलर हिटलर ने कहा था कि जूस आर द प्रॉब्लम जूस को क्यों प्रॉब्लम कहा था उसकी वजह यह है कि जूस सारी इकोनॉमी को कंट्रोल करते थे वहां पे भी ठीक है क्या नाम है जर्मनी में भी और वो अपने हिसाब से चीजें चल रहे थे कर रहे थे और उससे क्या है वो इंसान को इंसान नहीं समझते जो फ्यू वो कुछ लोग हैं वो लोग अपने मुफाद के लिए अपने फायदे के लिए सबको यूज करते हैं और उसमें वो कोई गुनाह नहीं समझते हैं और वो पूरे वर्ल्ड को यूज़ करते हैं, सिर्फ़ जूस के फ़ायदे को सोच के देखते हुए और उनको लगता है कि वी आर जो है हम जस्टिफाइड हैं, वो जस्टिफाई कर लेते हैं इस चीज़ को, इस तरह से कि हमें तो फ़ज़ीलत दी ही गई है, हम तो ये सब तो हमारी यूज़ के लिए ही हैं, इनको हम चाहे जैसे यूज़ करें। जैसे होता था, कभी फ़िलॉसफ़ी होती थी कि गुलाम है, एक लॉन्डी है, ये अरब से पहले भी और अब इस्लामिक कल्चर आने के बाद भी ये बहुत टाइम के बाद खत्म हुआ है जो ये था आपका दास वाला काम जो लॉन्डी और क्या नाम है वो वाला काम था, स्लेव वाला। उसमें ये था कि अपनी लॉन्डी को या अपनी स्लेव को आप जैसे मर्ज़ी वैसे यूज़ कर सकते हैं, जैसा चाहे वैसे उससे काम ले सकते हैं, कोई भी चीज़ क्योंकि वो आपके गुलाम हैं। तो ये लोग क्योंकि उस पे फ़ज़ीलत है आपको। तो इसी तरीके से इनकी एक आइडियोलॉजी है कि हमें फ़ज़ीलत मिली हुई है, अल्लाह ने हमें फ़ज़ीलत दे रखी है और जो है हम जो है बुत परस्तों की तरह नहीं है। ये भी वो है, ये बहुत कट्टर है भई। ये मत समझिए ये क्रिश्चियंस को वो नहीं मानते हैं। ये क्रिश्चियन से बहुत नफ़रत करते हैं। व्हाई? क्योंकि उनको लगता है ये बुत परस्त हैं। ये बुत परस्त नहीं है। ये बुत परस्ती नहीं करते हैं। ठीक है? अब इनमें से बहुत सारे लोग इल्यूमिनाटी की तरफ चले गए हैं। कुछ मतलब कुछ लोग इल्यूमिनाटी की तरफ से वो फाइनेंस कर रहे हैं, वो नया वर्ल्ड ऑर्डर बनाने की कोशिश कर रहे हैं और बातें कर रहे हैं। लेकिन इनके उलमा जो हैं, वो सारी चीज़ें सारी पेशेनगोइयाँ तौरात उनके पास है, तो बहुत सारी बातें वो जानते हैं, बहुत सारी बातें समझते हैं। लेकिन वो उनमें कुछ अच्छे लोग भी होंगे, मैं ये नहीं कह रहा। लेकिन एक एक जो जनरल आइडियोलॉजी बन चुकी है, वो इसी तरह की है। इसलिए इसको इनको कोई दिक्कत नहीं होती किसी को मारने में और ये देखिए क्या करा इन्होंने और आज क्या कर रहे हैं। यू हैव सीन दैट कि इन्होंने क्या किया है और आज तक क्या कर रहे हैं। एक पूरी कंट्री जो पैलेस्टाइन थी,
उसको कब्ज़ा करके इज़राइल बनाया, उसके बच्चों को, उनको ये साफ़ करने में तो आपको लग रहा है ये जो मैप सिकुड़ रहा है, ये ऐसे ही सिकुड़ रहा है। इसका मतलब यहाँ पे हत्याएँ हो रही हैं, लोगों को मारा जा रहा है, लोगों का रेप किया जा रहा है, लोगों को भगाया जा रहा है, उनको निकाला जा रहा है वहाँ से। अब ये है इसका मतलब, ठीक है? ये देखें आप। 1917 के अंदर प्री ब्रिटिश मैंडेट है। 7,50,000 पैलेस्टाइन एक्सपेल्ड इन 948। आप सोचें कितने लोगों को निकाला गया है, ठीक है ना? उसके बाद में जो है ये मतलब इज़राइल ऑक्यूपाइड गाज़ा एंड द वेस्ट बैंक। इज़राइल ने गाज़ा और वेस्ट बैंक को ये अल जज़ीरा का वो है, ठीक है? उसने वेस्ट बैंक को 1967 में ऑक्यूपाई कर लिया और इसके चारों तरफ से जो घेर रखा है, जो रेड दिख रहा है ना आपको, ये इज़राइल ने ऑक्यूपेशन कर रखा है, यानी चारों तरफ से घेर रखा है, ठीक है? तो ये पूरा मतलब ये है और इससे क्या हो रहा है यानी कि ये कहीं से भी एक्सेस भी नहीं दे रहे। इनका एकदम मोहताज हो गया है जो है। अब यहाँ देखें आप, ये वाला ब्रिटिश मैंडेट इन द पैलेस्टाइन लैंड ओनरशिप थोड़ी-थोड़ी जो है लैंड ओनरशिप 1940 इसमें जो थी 1947 में, वो थोड़ी-थोड़ी थी। धीरे-धीरे करके बढ़ते जब इसने इनको उसने मारा, किसने? हिटलर ने, तब ये जो भागे तो इन्होंने एक मतलब पम्फलेट लेकर कोई वर्ल्ड में कहीं नहीं इनको घुसने की जगह नहीं थी, कहीं पे कोई इनका साथ नहीं दे रहा था हिटलर की डर की वजह से भी, वैसे भी। उस समय ऑटोमन एम्पायर में उस समय मतलब यहाँ पे इनको पैलेस्टाइन के लोगों ने जगह दी। कुछ पहले इन्होंने खरीद रखे थे सेटलमेंट, फिर बाद में जगह दी, फिर धीरे-धीरे देखो इन्होंने उसी घर में को तबाह करने में और अपना पूरा कब्ज़ा जमाने में लग गए जिसने इनको शरण दी थी। अच्छा, अब एक चीज़ देखें कि ओटोमन एम्पायर जो है, वो ओटोमन एम्पायर की हमने बात की। ओटोमन एम्पायर या उस्मानी खिलाफत आप लोग समझते हैं। खिलाफत जो है बाद में बनी, पहले ओटोमन सल्तनत बनी थी उस्मानी। अब तो अर्तुगरुल गाज़ी और उस्मान की जो सीरियल है, उसकी वजह से लोगों को काफ़ी अवेयरनेस हो गई है इसके बारे में। दो उसमें बहुत सारी चीज़ें, कहानी है, हाइपोथेटिकल है। लेकिन इवेंट्स जो हुए हैं, बहुत सारे वार वगैरह, वो सही दिखाए गए हैं। और मोहम्मद बिन फातेह को अभी शायद बाद में दिखाएँगे, उस्मान में तो नहीं दिखाएँगे क्योंकि बहुत उस्मान के बाद में बहुत बाद में मोहम्मद बिन फातेह हैं। जिन्होंने कुस्तुनतुनिया को कॉन्टेस्टाइनपोल को फ़तेह किया था। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट जो है ये सल्तनत रही है, ये उस्मानी खिलाफत रही है। लेकिन 1922 तक आते-आते फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की में जो ये बाल्फोर प्लान वगैरह था उसमें यही था कि उस जो ऑटोमन एम्पायर है उसको जो खिलाफत है उसको तोड़ देना है और खिलाफत को तोड़ने के बाद में एक नया ऑर्डर लेकर आना है और ये जो इस साइक्स-पिकोट एग्रीमेंट हुआ था फ्रांस और इंग्लैंड के बीच में, उसमें सीक्रेट एग्रीमेंट यही इसी टॉपिक पे था कि ये जो ऑटोमन एम्पायर टूटेगा तो कैसे-कैसे हम बाँटेंगे इसको। और ऑटोमन एम्पायर आपको पता है, अगर नहीं पता तो जान लीजिए कि वर्ल्ड में सबसे बड़ी जो है सल्तनत, सबसे बड़ी ऑटोमन एम्पायर हुआ करती थी। यूरोप से लेकर और इन्होंने जो है पूरा एशिया में, अफ्रीका में, बहुत सारी जगहों पे इनके सेटलमेंट के ये पहुँचे हुए थे और मुस्लिम पहुँचे हुए थे। इन्होंने उस समय जब इन्होंने पढ़ना शुरू किया है, तो जितनी जितनी ज़मीन पता थी वहाँ सब जगहों पे अपना परचम लहरा के आए हैं ये लोग। तो 800 साल तो स्पेन पे राज किया इन्होंने, ठीक है? और इंडिया पे आपको पता है राज किया है, ठीक है? चाहे वो खिलाफत के अंडर में हो या वैसे मुस्लिम्स हों, हर जगह पहुँचे हैं जहाँ पे वो दस्त तो दस्त हैं, दरिया भी ना छोड़े हमने, बहरे जुल्मात पे दौड़ा दिए घोड़े हमने। तो ये सच में हुआ है कि हमने जो है घोड़े हर जगह दौड़ाए हैं और दी हमने अज़ानें यूरोप के कलीसियाओं में जो वो था कि यूरोप के कलीसियाओं में यानी कि गिरजाघरों में जाके हमने अज़ानें देकर आए हैं हम। तो हम वो हैं, इस तरह से वो कहते थे कि दस्त तो दस्त हैं, दरिया भी ना छोड़े हमने, बहरे दिल ज़ुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े हमने। और ये जो है इसमें बहुत सारी उन्होंने अल्लामा इक़बाल ने लिखी है, उसमें बहुत बातें ऐसी हैं, जिसमें बताया कि मुसलमानों की किस तरह से मुसलमान बढ़े हैं और फिर किस तरह से जो है उनका डाउनफॉल हुआ है। आपको मैंने बताया था कि क्या नाम है, किस तरह से पैलेस्टाइन किस तरह से जो है स्पेन फ़तेह हुआ है, याद करो मैंने बताया था आपको याद है? याद है? 100 गोल्डन ईयर्स जो स्पेन के थे कि मतलब मुसलमानों ने 800 साल राज तो किया है लेकिन उन्होंने गोल्डन पीरियड बना दिया था। वो मैंने एक बार बताओ पढ़ाया था ना, बताया था। वर्ल्ड हिस्ट्री में ही बताया था। तो ये मैंने आप लोगों को कुछ बातें वर्ल्ड हिस्ट्री में बताई हैं, कुछ की रिकॉर्डिंग भी होगी आई थिंक, तो मैं आप लोगों को दे दूँगा। लेकिन थोड़ा पहले हमने कुछ बातें की थी, कुछ मैंने आज आपको कुछ दूसरी इनसाइट्स बताई हैं, वो ध्यान में रखते हुए कि जो मैं बातें बता चुका हूँ, उससे अलग कुछ बातें आपको और भी जानने को मिले ताकि आपकी जानकारी में मज़ीद इफ़ाक़ा हो और थोड़ा-सा आप बढ़े और
इसमें मैंने आपको एक चीज़ जो बताई एक ओटोमन एम्पायर के बारे में, रॉथस्चाइल्ड, इल्यूमिनाटी, फ्रीमेसन्स के बारे में बताया। तो ये जो मैंने नाम लिए हैं, इनको ज़रा आप एक बार देखेंगे। उस्मानी खिलाफत मैंने बताया आपको कि जब से सब बहुत लंबी खिलाफत रही है और बहुत पूरा मतलब समझ लीजिए आप कि बढ़ते-बढ़ते मैंने आप लोगों को इसको वर्ल्ड हिस्ट्री में दिखाया था, कि किस तरह से बढ़ते-बढ़ते और यूरोप में भी और एशिया में भी और अफ्रीका के अंदर फैली हुई खिलाफत थी। और इसके अंदर जो है काफ़ी ज़्यादा पावरफुल थे मुस्लिम, लेकिन धीरे-धीरे डिक्लाइन सबका होता है, फेज़ सबका आता है डिक्लाइन होने का। और 1922 तक ये खिलाफत कायम थी, आपको पता है। मुस्तफ़ा कमाल पाशा ने ये खिलाफत को तोड़ा, जिसके लिए इंडिया में खिलाफत मूवमेंट भी हुआ था, मैंने आपको बताया था। गांधी जी को उसका प्रेज़िडेंट बनाया गया था खिलाफत मूवमेंट का। और अली ब्रदर जो मोहम्मद अली, मौलाना मोहम्मद अली जौहर और शौकत अली, जो कि जामिया के फाउंडर हैं मौलाना मोहम्मद अली जौहर, वहाँ पे रोड भी है मौलाना मोहम्मद अली जौहर रोड। तो वो उन लोगों ने मूवमेंट चलाया था, खिलाफत मूवमेंट, उसमें गांधी जी को भी पार्टिसिपेट करवाया था। एंड ही वाज़ द मेंबर ऑफ दैट खिलाफत कमिटी, गांधी जी। और वो किसके लिए खिलाफत थी? इंडिया के लिए नहीं थी। वो खलीफा को इल ट्रीटमेंट ना करो, खलीफा एक रिलीजियस, स्पिरिचुअल मुस्लिम का लीडर है, उसको इल ट्रीटमेंट ब्रिटेन ना करे, इसके लिए ये खिलाफत मूवमेंट चला था। उसके अलावा जलियांवाला बाग जो रॉन्ग हुआ था और स्वदेशी मूवमेंट, और हमने स्वराज के लिए ये चलाया था, बट हमारा उसमें से एक खिलाफत मूवमेंट भी था। तो वो हमने 1922 में, लेकिन मुस्तफ़ा कमाल पाशा ने 1922 में जब खिलाफत तोड़ दी, तो वो मूवमेंट फिर धीरे-धीरे फ़ेज़ आउट हो गया। और फिर टर्की को एक कंट्री बना दिया और खिलाफत टूट गया, और जितनी भी खिलाफत के अंडर में जितने भी कंट्रीज़ थी, वो आप देख ही रहे हो। ये जो आपको जॉर्डन दिख रहा है, जो आपको पैलेस्टाइन दिख रहा है, ये इजिप्ट दिख रहा है, सीरिया है, इराक है, ईरान है, ये सब स्पेन है, ये सब कभी ऑटोमन एम्पायर के अंडर में इन्फ्लुएंस में आया करते थे। ये धीरे-धीरे ये सारे खत्म हो गया उनका इन्फ्लुएंस, और इन्होंने अपने आप को अलग सेपरेट कंट्री घोषित कर दिया। उनको लालच भी दी गई कि भई जहाँ पे जो गवर्नर है, जो कि खलीफा को रिपोर्ट करता था, अब कोई सेंट्रल पावर ना रह जाए। मुस्लिम एकजुट होकर एक खलीफा के अंडर में ना हो पाएँ। इसके लिए ये सारी लड़ाई थी कि अगर मुस्लिम एकजुट होकर एक खलीफा के अंडर में रहते तो बहुत पावरफुल रहेंगे। और यही तो एक साइकस-पिकोट एग्रीमेंट था कि उनको कमज़ोर किया जाए, खिलाफत को तोड़ दिया जाए, क्योंकि ये जब एक साथ हैं तो बहुत पावरफुल है। अब सऊदी अरबिया सऊद हो जाए, सऊद फैमिली का हो जाए सऊदी अरबिया, ये बशर अल-असद का हो जाए सीरिया, यही तो मतलब इसी तरह से के मतलब उन लोगों का कि कोई एक बंदा जो है उस पे रूल करे, गद्दाफ़ी हो या क्या नाम है आपका सद्दाम हुसैन हो, कोई एक वो सिर्फ़ इराक के बारे में सोचे, कोई हुसैनी हो तो सिर्फ़ ईरान के बारे में सोचे, यानी जो भी है जहाँ का, वो सिर्फ़ एक अपने मुल्क के बारे में सोचे, वो ये ना कहे कि तेरा मेरा रिश्ता क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह, वो वाली बात नहीं होनी चाहिए। और ये भी ना हो कि एक एक आवाज़ उठे कहीं से कि क्या नाम है मुसलमान वहाँ पे मारे जा रहे हैं, रोहिंग्या मुसलमान, और हर तरफ से इस्लामिक फ़ौजें आ रही हैं और वहाँ पे उनको नस्त-ओ-नाबूद करे दे रही हैं, वो चीज़ ना हो पाए। मुस्लिम को ब्रेक कर देना है, तोड़ देना है, इसके लिए ये एग्रीमेंट हुआ था। आतंकवादी जिनको कहा जाता है कि आतंकवादी हैं और ये हमले कर रहे हैं, ये वो कर रहे हैं, वो उनको कहा क्यों जा रहा है? चैनल आपके, सारी चीज़ें आपकी। जो तालिबान है वो कभी आतंकवादी था, आज गवर्नमेंट चला रहा है। तो ये जो चैनल हैं क किसी को कुछ भी बना देते हैं। तालिबान जो है वो स्टूडेंट्स का ग्रुप हुआ करता था। उसको इन्होंने जो है इंडियन न्यूज़ चैनल्स ने और वर्ल्ड न्यूज़ चैनल्स ने भी तालिबान को एक टेररिस्ट ग्रुप के तौर पे देखा, जबकि वो स्ट्रगल कर रहे थे, उनके लिए वो फ्रीडम फाइटर्स थे। भाई आप आपके वो स्ट्रगल कर रहे हैं अपने राज को एस्टेब्लिश करने के लिए, आप स्ट्रगल कर रहे हो अपने राज को एस्टेब्लिश करने के लिए, आप अपनी आइडियोलॉजी लेके चल रहे हो, अपनी आइडियोलॉजी लेके चल रहे हैं। आप खिलाफत तोड़ना चाह रहे हो, खिलाफत को रिस्टोर करना चाह रहे हैं। जो आइडियोलॉजी आई है, ये जो जिसको टेररिस्ट कहा जाता है, वो जो आइडियोलॉजीज़ थी उसमें बहुत सारा डिस्टॉर्शन है, बहुत सारी बातें हो गई। लेकिन जब खिलाफत टूटी तो एक ग्रुप उठा और कई लोग उठे जिन्होंने कहा हम खिलाफत को दोबारा रिस्टोर करेंगे, सारे मुसलमानों को एक साथ लेकर आएँगे। और ये जो मुल्क में डिवाइड, और अभी कितना 1922 में हुआ है ये चीज़ें जब ब्रेक हुई हैं, उससे पहले कमज़ोर हो गए थे नो डाउट, कमज़ोर थे, लेकिन फिर भी ये था कि क्या नाम है एक खिलाफत का नाम तो था, और उसमें ये था कि एक खलीफा के अंडर में सारे मुसलमान हैं और खलीफा की बात मानना मैंडेटरी है इस्लाम में कि अगर खिलाफत है, तो कोई भी कहीं का भी गवर्नर हो सकता है, लेकिन वो वहाँ का राजा नहीं होगा। यहाँ तक कि टीपू सुल्तान के को आप लोग जानते हैं, टीपू सुल्तान ने अपने आप को कहा था कि हम लोग खिलाफत के अंडर में हैं, यानी खलीफा से अगर कोई फरमान आता है तो हम उसको मानेंगे। तो इस तरह से जो थे खिलाफत को मानने वाले लोग थे और खलीफा को मानते थे, और उससे क्या होता है कि एक जुटता, एक ताकत बन के होती है। जैसे ये लोग एग्रीमेंट करते हैं, नाटो ये वो फलाना-ढिकाना बनाते हैं, तो उसको वो लोग कुछ नहीं कहते। उसको कहते हैं कि बहुत अच्छा एग्रीमेंट है, अपने आप को पावरफुल बनाने के लिए, क्योंकि मीडिया उनका जो चाहे वो लिखे। लेकिन
जब आप कोई ऑर्गेनाइज़ेशन बनाते हो, आप अपने आप को एक साथ लाने की कोशिश करते हो, तो फिर उसको अगर उसके लिए आप आर्म स्ट्रगल करो, तो वो टेररिस्ट हो जाते हो आप। तो ये टेररिस्ट नेशन हो जाते हो, इस तरह की चीज़ें हो जाती हैं। और इज़राइल को इतने लोगों को मारने के बावजूद भी टेररिस्ट नेशन नहीं है वो, टेररिस्ट नहीं है, ठीक है ना? इतने लोगों को तो टेररिस्ट की आपकी डेफिनिशन पता नहीं क्या है? टेररिस्ट का तो बेसिक डेफिनिशन ये है कि जो टेरर फैलाए, जो डर से किसी चीज़ को हासिल करना चाहे, और ये तो टेरर फैला ही रहा है। तो ये डेफिनिशन जो है, ये बहुत ही खराब है, बट बायस्ड है। हम एनालाइज़ करेंगे तो हमें बहुत बायसनेस दिखेगी। तो कुछ बातें मैंने आज आपको इसके मुताल्लिक बताई हैं, इन चीज़ों के से कि पैलेस्टाइन और इज़राइल के बारे में, और बातें भी हम करेंगे इसमें, क्योंकि बहुत बड़ा इश्यू है। बाल्फोर एग्रीमेंट का मैंने नाम लिया, तो आप डिक्लेरेशन का नाम लिया 1917 वाला, उसका नाम याद रखिएगा। साइकस-पिकोट एग्रीमेंट का नाम लिया, ये लिख लीजिएगा। रॉथस्चाइल्ड फैमिली का नाम लिया, लिख लीजिएगा। मैंने जो है इल्यूमिनाटी का नाम लिया, फ्रीमेसन्स का नाम लिया, देख लीजिएगा, ठीक है? और इनकी जो कॉन्स्पिरेसी थ्योरी है, जो सैतानिक रिचुअल्स हैं इनके, उसको भी देखिएगा। आप लोगों को ये काफ़ी रिसर्च के टॉपिक्स हैं, ज़रा देखिएगा, आपको मज़ा आएगा पढ़ने में भी और चीज़ें समझने में भी, और बहुत सी वर्ल्ड की इनसाइट्स आपको समझ में आएँगी कि किस तरीके से दुनिया वर्ल्ड पॉलिटिक्स चलती है, और किस तरीके से लोगों को मार देने में लोगों को रहम नहीं आता, फ़र्क नहीं पड़ता, और एक कंट्री को समेट कर, यानी एक तरह से खत्म ही कर दिया। आप देखिए ग्रीन कितना बचा ही है। आप देखिए, कितना बचा है? कुछ भी नहीं बचा, है ना? एक कंट्री को रिकॉग्निशन ही नहीं हासिल करने दिया, मतलब रिकॉग्नाइज़ नहीं करने दिया। तो माइट इज़ राइट वाली पॉलिटिक्स है, और कॉन्स्पिरेसी चलती रहती है। पैलेस्टाइन से इज़राइल ही रह गया है, पैलेस्टाइन कहाँ गया कुछ पता ही नहीं चला। तो इस तरीके से लोगों को तबाही हुई, और तब से होती आ रही है, और दिन-ब-दिन ये मारते जा रहे हैं। अभी ये लड़ाई लंबी चली है, नहीं तो इससे पहले कभी लंबी लड़ाई चली नहीं है। 6 दिन में, 5 दिन में इन्होंने सब खत्म कर दिया, और लोगों ने हार मान लिया है। क्यों? क्यों? क्योंकि एक कमांड नहीं था, एक कमांड नहीं था। खिलाफत टूट गई थी। इस लड़े थे, मुस्लिम देश लड़े थे इनसे, कई बार लड़े हैं। लेकिन हार क्यों गए? उसकी वजह ये थी कि एकज़हती नहीं थी। कोई अंदर से इनका सपोर्टर ही था। कोई इनके लिए जासूसी ही कर रहा था। और अगर एक साथ ताकत में भी लड़े, तो अमेरिका ने इतना साथ दिया कि अमेरिका से इज़राइल तक, जैसे एक होता है ना, इंद्रधनुष की तरह से हथियार उतरते थे। मतलब एकदम बंद ही नहीं होता था हथियार उतरना, जब उसने इस तरह से साथ दिया इसका। अमेरिकन लॉ अमेरिका में जूस लॉ भी बहुत स्ट्रॉन्ग है, उन्होंने इनका साथ दिया है। और इस तरह से साथ दिया है कि मतलब आज तक ये जो कायम-दायम है, उसकी सबसे बड़ी वजह ये है कि ये एक साइकोलॉजिकल प्रेशर भी बनाते हैं वर्ल्ड के ऊपर अपनी मीडिया के ज़रिए, कि हम बहुत स्ट्रॉन्ग हैं, हमसे लड़ना मत, नहीं तो हम ऐसे उखाड़ देंगे। कई बार होता है ना, डर बना के रखते हैं। तो इन्होंने अपना डर बना के रखा, इन्होंने न्यूज़ में फैलाया कि सबसे स्ट्रॉन्ग आर्मी हमारी है, हमारा बच्चा-बच्चा फ़ौजी है, ये है, वो है। लेकिन अब देखो, जब ये सही वॉर में आए, और लॉन्ग वॉर लड़ने की इनकी हिम्मत नहीं है, इनकी इकोनॉमी डिस्ट्रॉय हो जाएगी, सब तबाह हो जाएँगे, लॉन्ग वॉर नहीं लड़ सकते, शॉर्ट वॉर में निपटाने की इनके अंदर वो रहती थी। अब जब वॉर लंबा चल गया, तो अब देखो टी, पीस, पीस चिल्ला रहे हैं कि अब टी कर ले, पीस कर ले, ताकि इनको मौका मिल जाए, जो बचे-खुचे हैं उनको भी खत्म करने का, एक अपने आप को प्रिपेयर करने का, क्योंकि अब एग्ज़ॉस्ट हो गए हैं, अब जो है थक गए हैं। तो अब इनको एक बस ये जो पीस ट्रीटी की बात कर रहे हैं, उनका ये है कि अब थोड़ा-सा रिजुविनेट हो जाएँ, अपने आप को दोबारा से जो है एनर्जी दे दें, और फिर मारें। क्योंकि इनका तो मेन है कि इनको खत्म कर देना है सारा, पूरा कब्ज़ा कर लेना है, ग्रेटर इज़राइल बनाने का सपना है। तो सारा इनका अब लंबा इनकी फ़िलॉसफ़ी है, और कि हमें क्या करना है इसमें। लेकिन ये जो अब पीस की बात कर रहे हैं, ये पीस नहीं चाहते, दे डोंट वांट पीस। पीस होता तो ये नहीं होता जो आज आपको दिख रहा है। यूएन ने भी देख लिया, यूएन ने भी अपना प्लान बना लिया। क्या उसके प्लान को माना इन्होंने? सीटीबीटी पे कभी साइन किया? एनपीटी पे कभी साइन किया? कभी नहीं किया। इज़राइल है नहीं, नहीं, वो अपनी सुनता है, वो किसी की यूएन-वूएन कुछ नहीं, वो सबको अपने फ़ायदे के लिए यूज़ करता है। यूएन को कह लो, आईएमएफ को कह लो, वर्ल्ड बैंक को कह लो, इनफैक्ट मैं ये कह रहा हूँ, मेरी बात नोट कर लीजिए, अमेरिका को भी अपने फ़ायदे के लिए जूस यूज़ कर रहे हैं। वो किसी भी कंट्री के सगे नहीं है, सिर्फ़ जूस के सगे हैं। वो किसी को भी अपना नहीं मानते सिवाय जूस के, और वो जिस दिन वक़्त आएगा, अमेरिका को अपने आप नज़र आ जाएगा कि वो जो चाहे वो वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पे हमला कराना हो या कुछ भी हो, ये इनसाइड जॉब जॉब होता है। जूस सारे बच गए थे उसमें, और ये रिपोर्ट भी है, इसकी उन्हीं के लोगों ने लीक की हुई रिपोर्ट है कि जूस जब वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पे हमला हुआ है, जो ओसामा बिन लादेन के ऊपर इल्ज़ाम लगा था, तो उसमें जूस एक भी नहीं आया था उस दिन, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में, एक जूस नहीं मरा। जो भी मरे वो सारे क्रिश्चियन थे। तो जूस का अपना बड़ा दिमाग है, बड़ी लंबी सोचते हैं वो बहुत दूर तक। फिर उसके बाद वहाँ पे उन्होंने दिखाया अपने आप को, चाहे चाहे इस हिटलर ने मारा या हिटलर ने नहीं मारा, क्या किया? वो जहाँ वहाँ पे अपने आप को विक्टिम दिखाकर, और फिर इन्होंने अटैक किया।
यही चीज़ इन्होंने अमेरिका में दिखाई कि ये तो हमला हुआ है अमेरिका के ऊपर और अमेरिका ने फिर अफ़गानिस्तान को तबाह करने में कोई कसर नहीं छोड़ी, इराक को तबाह किया। कि ये बम मारते हैं, ये लोग लूटते हैं, जिस चीज़ के ऊपर इल्ज़ाम लगाते हैं केमिकल वेपन से ये है, वो कुछ नहीं मिलता। ये एक्चुअल में अमेरिका ने पता है एक भेजा था एक कमीशन भेजी थी कि ये केमिकल वेपन्स हैं इराक में जो कि बहुत ही मतलब खतरनाक है। अगर ये नहीं होंगे तो हम इसके ऊपर कुछ नहीं करेंगे, कोई सैंक्शन नहीं लगाएँगे, कोई हमला नहीं करेंगे। वो एक्चुअल में इससे पहले जो जॉर्ज बुश सीनियर था, उसने हमला किया था तो केमिकल वेपन वगैरह यूज़ हुए थे इराक में और उसकी वजह से इनकी आर्मी को पीछे हटना पड़ा था और ये लोग पीछे आ गए थे। तो जॉर्ज बुश जो सीनियर था, उसका बदला लिया था जॉर्ज वॉकर बुश ने, उसके बेटे ने, जूनियर ने और उसने ये देखा पहले ही वो स्ट्रैटेजी बनाई कि देखें इनके पास केमिकल वेपन्स हैं या नहीं है। तो उन्होंने डर के मारे वो थे उनके पास लेकिन उन्होंने डिस्ट्रॉय कर दिए कि ये अगर पाए गए तो इनके पास तो एटम बम है, मिसाइल्स हैं, कुछ भी है, ये हमला करेंगे, बहाना मिल जाएगा इनको। लेकिन जब केमिकल वेपन्स उनके पास रहते तो वो और स्ट्रॉन्ग रहते। जब उन्होंने देखा कि केमिकल वेपन नहीं है इनके पास, हमने पूरी इन्वेस्टिगेशन कर ली है, इन्होंने डिस्ट्रॉय कर दिया है, उसके बाद हमला किया। तब आपके पास नहीं था हमला करने का कोई मतलब। फिर इन्होंने हमला किया इराक के ऊपर, सद्दाम हुसैन को फांसी दिलाई। तो ये चीज़ें ये करते हैं, ये जब देख लेते हैं कि सामने वाला ये लड़ते कब हैं, जब इनको लगता है कि मेरा कुछ नहीं कर बिगाड़ सकता ये। इसके पास इसकी औकात नहीं है कि मुझे हेड टू हेड कोलिजन कर सके, हेड टू हेड मुझसे लड़ सके, तब ये लड़ते हैं। जब इनको लगता है ना इनकी जब जीत निश्चित होती है, जब ये समझते हैं कि हम जीत जाएँगे तब ये लड़ाई शुरू करते हैं। अगर ये लड़ाई तब कभी नहीं शुरू करते जब इनको लगता है कि ज़रा-सा भी कि हमारा डैमेज हो जाएगा या हम नुकसान हो जाएगा। अभी इनको लग रहा है इनको नुकसान हो रहा है अब, क्यों हो रहा है? क्योंकि लॉन्ग टर्म लड़ाई के लिए तैयार नहीं थे। दे वर नॉट प्रिपेयर्ड फॉर द लॉन्ग टर्म वॉर। अब ये लॉन्ग टर्म हो गया है, लंबा चल रहा है ये गाज़ा और इसका कॉन्फ्लिक्ट जो है इज़राइल पैलेस्टाइन का, उसमें और लोग भी आ गए हैं। इसको इकोनॉमिक बहुत लॉस हो रहा है, इकोनॉमी थोड़ी डिस्ट्रॉय हो खराब हो रही है। अमेरिका भी थोड़ा-सा इसमें मतलब क्योंकि इकोनॉमिक अमेरिका की भी थोड़ी-सी डिस्टर्ब हो रही है इसकी वजह से। तो अब ये जो है सोच रहा है कि मुझे थोड़ा-सा रिलीफ मिल जाए, फिर जो बचे-खुचे उनको भी साफ कर दूँगा, तब तक प्रिपेयर कर लूँ अपने आप को, एग्ज़ॉस्ट हो रहा है। वहाँ की जनता भी इनका विरोध में हो रही है, जिनके लोग मर रहे हैं। क्योंकि इन लोगों ने अपना मतलब जो है प्लान कर रखा था पहले कि हम लोग तो जल्दी से वॉर खत्म कर देंगे और फिर इतना जीत के दे देंगे, लेकिन वो हो नहीं पाया। तो अब ये एग्ज़ॉस्ट हो रहे हैं और ये बार-बार पीस अरब की तरफ जा रहे हैं, इधर जा रहे हैं, उधर जा रहे हैं, दौड़ रहे हैं कि हम पीस कर लो, पीस कर लो, पीस कर लो, पीस ट्रीटी कर लो। लेकिन ये पीस ट्रीटी नहीं है, एक साय लेना चाह रहे हैं, साँस लेना चाह रहे हैं कि रुक जाओ, फिर मारेंगे इनको, जब ये सो जाएँगे। लेकिन मुझे नहीं लगता कि अब ये सोने वाले लोग हैं, क्योंकि ये कौम या तो मर के ही सोने में अब तैयार है, इसलिए ये लड़ाई लंबी चल रही है। अगर ये मर के सोने के बजाय सोना चाहते, पीसफुली जैसे हम लोग सोते हैं, एक आसान वाली नींद, तो शायद ये वॉर इतना लंबा नहीं चल रहा होता। तब पीस ट्रीटी होती और उसके बाद फिर ये नींद में ही इनको मार दिया जाता। अब ये लड़के मरे ये बेहतर है, नींद में मरने से बेहतर है कि लड़के मरें। ठीक है? अल्लाह इनको शहादत नसीब करेगा इंशाअल्लाह। तो ये थोड़ा-सा आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट है लेकिन बात जो आज चल रही है, जो सिनेरियो है, उसके ऊपर मैंने बात कर दी। ताकि आपको पता भी रहे दूसरा एंगल भी, क्योंकि एक तो होता है ठीक है, हम जनरली जो लिखते हैं अपने जीएस के पेपर में दैट इज़ डिफरेंट थिंग। बट एक हमारा क्योंकि कहीं न कहीं सेंटिमेंट हम मुस्लिम्स का तो जुड़ा हुआ ही है इज़राइल के फ़लस्तीन के साथ और इज़राइल के खिलाफ हम हैं। अंदर ही अंदर कहीं न कहीं, तो वो एंगल भी मैंने आज बात कर लिया आपसे। बाकी जनरल एंगल पे तो हम बात करते ही रहते हैं, सुनते ही रहते हैं, बात होती रहती है। ठीक है, तो एक आपको इनसाइट समझ में आई होगी काफ़ी हद तक और देख लिया होगा आप लोगों ने ये एटलस मैप वगैरह भी और आगे देखते हैं ज़रा। देख लीजिए भाई आप लोग एनाटोलियन प्लेटू और उसके बाद में ईरान देखिए, ईरान में जाके, ठीक है? ये आपको जो है दस्तक कबीर ठीक है? दश्त कबीर, सॉल्ट लेक मिलेगी दश्त लूक, दरियाए नमक, ये सब आपको दिखेगा यहाँ पे। तो ज़रा आप लोगों को अगर इतना ज़ूम करके देखेंगे तो काफ़ी कुछ मिलेगा। लेकिन यहाँ पे एनाटोलियन प्लेटू में जाके थोड़ा बहुत चीज़ें आप मार्क कीजिए, जैसे मरमरा, ठीक है? मरमरा, देनिस, ये सब जो है थोड़ा-थोड़ा लोकेशन जाके उसको मार्क कर लीजिए। और यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे आपको लेक उर्मिया, लेक उर्मिया देखिए मार्क कर लीजिएगा। उसके अलावा आप नमक, दरियाए नमक, नमक लेक बोलते हैं उसको, और दश्त कबीर, ठीक है? और उसके अलावा आपका इधर दश्त कबीर है, उसके बाद में आपका ये मार्क कर लीजिए आप ये कावेरी नमक, ठीक है? और उसके लेक्स हैं, ज़्यादातर सॉल्टी लेक्स हैं सारी, नमक नमक इसीलिए इसका वर्ड आ रहा है, ठीक है? तो ये ईरान के अंदर आपको दिखेगा। स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ मार्क कर लीजिएगा, स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ मार्क करिए और पर्शियन गल्फ मार्क कर लीजिए, जिन लोगों ने ना मार्क किया हो, जिन लोगों ने करा है अच्छी बात है, ठीक है? एक मांद रिवर है, एक जोहेर, ठीक है? जोहेर रिवर है, कारून है, कारून अभी आपको पहले ही बता दिया मैंने।
तेहरान में आप देखेंगे छोटी-छोटी स्ट्रीम्स हैं। कैस्पियन सी से कैसे टच है वो सारा आप एरिया जाके एक बार देख लीजिए एटलस में, ठीक है? ये इम्पोर्टेंट लेक जो आपको मार्क करने हैं। एक आप लेक वान को मार्क कर लीजिए, लेक वान वो बहुत इम्पोर्टेंट है। दूसरा लेक उर्मिया मार्क कर लीजिए, लेक उर्मिया के बाद में आप लेक दरियाई नमक को मार्क कर लीजिए। ये इम्पोर्टेंट लेक्स हैं और आप देखेंगे टर्की के अंदर लेक वान जो है मोस्ट सेलाइन लेक है, ठीक है, ऑफ द वर्ल्ड, सबसे ज़्यादा सेलाइन लेक है और लोकेटेड द फुटहिल ऑफ द माउंट अरारात, ठीक है, अरारात का जो माउंटेन है टर्की के अंदर, वहाँ उसके फुटहिल में जो है ये आपको दिखाई देगा लेक वान, ठीक है। तो लेक वान को मार्क कर लीजिएगा। इट डज नॉट फ्रीड इवन इन द हार्श, बहुत ज़्यादा विंटर हो जाता है, बहुत ही ज़्यादा हार्श हो जाता है विंटर, तो भी ये फ्रीज़ नहीं होता। फ्रीज़ क्यों नहीं होता? सैलिनिटी बहुत ज़्यादा है और सलाइन आपको पता है जो बर्फ़ बनता है वो आप लोगों ने पढ़ा होगा फ्रेश वाटर का बनता है, ना कि सलाइन वाटर का। तो इसलिए बहुत ही ज़्यादा सलाइन होने की वजह से फ्रीज़ नहीं होता। लेक उर्मिया जो है ये लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है ईरान की और लेक आपका दरियाए नमक सॉल्टी लेक है। सैलिनिटी लगभग 200 है। सैलिनिटी के बारे में पढ़ना है तो आप लोग जो है मेरी सैलिनिटी वाली वीडियो भी देख सकते हैं। आप लोगों को ओशियोनोग्राफी में सैलिनिटी का एक चैप्टर था, मैंने पढ़ाया था, उसमें सैलिनिटी के बारे में काफ़ी कुछ बताया था। तो जिसको देखना है तो जाके वो सेपरेट देख सकता है, वो यूट्यूब पे भी है। 1998 और बाकी मैं पढ़ाऊँगा जब आपको ज्योग्राफी पढ़ाऊँगा तब भी आप समझ में आ जाएगा। 1998 के अंदर देखिए लेक उर्मिया कैसा था और 2011 के अंदर उर्मिया का क्या हाल हुआ है। तो 90% जो है श्रंक हो गया है, लेक उर्मिया एकदम श्रंक कर दिया है। लेक और उससे और अब तो और भी ज़्यादा हो गया है। लेक अट्रैक्ट्स माइग्रेटरी बर्ड्स को अट्रैक्ट करता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको बचाने के लिए भी कोशिशें की जाती हैं। ड्रॉट प्लस इरिगेशन प्रोजेक्ट में भी काम करता है। सॉल्ट स्टॉर्म इंक्रीज सैलिनिटी इसकी काफ़ी बढ़ जाती है, सराउंडिंग जो है सॉल्ट स्टॉर्म जो आता रहता है उससे इसमें जो है नमक की मात्रा बढ़ती चली जाती है सैलिनिटी सॉइल की वजह से। उसके अलावा एरल सी है, आप लोगों ने एरल सी के बारे में सुना होगा और ये जो है यूज्ड टू बी द फोर्थ लार्जेस्ट लेक इन द वर्ल्ड कभी हुआ करता था और ये इसको फेड कौन करता है, इसको फीड कौन करता है, कहाँ से पानी आता है इसमें? तो एक अमू दरिया और एक श्री दरिया, नाम याद रखिएगा, मैंने पहले भी बोल रखा है। ऐसे ही जैसे तुम्हारे साथ ये हाल हुआ है, एक बार ऐसा ही हुआ था। मैंने बताया था ये यही चीज़ कि अमू दरिया और शीर दरिया जो है वो जाके गिरती है एरल सी के अंदर और बहुत अच्छे से बताया था कि कौन सी 2 दरियाएँ हैं। और फिर उसके बाद मैंने एक बार ऐसे क्रॉस एग्जामिनेशन में पूछ लिया, एक बच्चा कह रहा है सर मैंने तो कभी सुना ही नहीं है, ना कभी अमू दरिया सुना ना श्री दरिया सुना, आपने कभी बताया ही नहीं है, ऐसे बोला। तो कहने का मतलब ये है कभी-कभी ऐसा होता है कि आप लोगों को मैंने बता दिया होता है, बट आप ध्यान नहीं देते तो आपको एक ऐसा भूल जाते हो कि कभी सुना ही नहीं है और फिर आप कहते हो कि सर ने नहीं बताया। तो ये गलत चीज़ होती है। यूज्ड टू बी ये जो है 4th लार्जेस्ट लेक हुआ करती थी वर्ल्ड की और ये अमू दरिया और श्री दरिया, ये दोनों इसकी फ़्लड करती है, याद रखिएगा दोनों का नाम बहुत इंपॉर्टेंट है। एरल सी में जाके गिरती हैं और इरिगेशन जो है इरिगेशन फॉर द सोवियत कॉटन इंडस्ट्री के लिए इसका था। उज़्बेकिस्तान टॉप कॉटन प्रोड्यूसर है, इसी वजह से इरिगेशन आई मीन अमू दरिया से मिलता है उसको। एरल सी देखें आप, उसका भी हाल क्या हुआ है, आपके बुक में भी एरल सी दे रखा है इस तरह से, उसके आपके एटलस में दे रखा है एरल सी का हाल ये, आप देखेंगे एटलस में दिया हुआ है, किसी उसमें किसी साइड में शायद। तो जुलाई टू सितंबर 1989 का ये मैप था, इतना ज़्यादा था मतलब एरल सी। उसके बाद में एरल सी जो है का हाल क्या हुआ 2003 में और अभी क्या है एकदम सूखता जा रहा है और 2009 में ये हाल था इसका। तो ये बहुत ही बुरी तरह से मतलब सूख रहा है। अमू दरिया जो है वो सीज़ टू रीच, अब अबू दरिया पहुँच ही नहीं पाती है कहाँ तक? जो है वहाँ तक एरलसी तक पहुँच ही नहीं पाती उसको फिट करने के लिए, क्योंकि श्री दरिया का भी वॉल्यूम ऑफ वाटर बहुत डिक्लाइन हो गया, बहुत कम हो गया है। ड्यू टू द कंसंट्रेशन ऑफ द पेस्टिसाइड एंड फर्टिलाइज़र्स जो पूरा मतलब जो ये है ना, मैंने आपको बता रखा है ऑलरेडी कि यूट्रिफिकेशन वगैरह की वजह से, पेस्टिसाइड वगैरह की वजह से, फर्टिलाइज़र्स की यूज़ से इसके वजह से पूरा सिल्टिंग-विल्टिंग भी होती है, बहुत सारी फिशेज़ वगैरह मर जाती हैं और ये पूरा ये सेडिमेंट्स वगैरह की वजह से वहाँ पे पहुँच ही नहीं पाती रिवर और पानी तो का वॉल्यूम आपको पता ही है वहाँ पे क्या हाल है। इसके अलावा इम्पोर्टेंट स्ट्रेट्स इस एरिया में जो हैं वो कौन-कौन से हैं? गल्फ ऑफ सुएज कैनाल आप लोगों ने बचपन से पढ़ते आ रहे होंगे। बहुत इम्पोर्टेंट था सुएज कैनाल क्योंकि यूरोप को अगर एशिया से कनेक्ट करने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट कोई कैनाल था तो सुएज कैनाल था, गल्फ ऑफ सुएज में आप देखेंगे। उसके अलावा गल्फ ऑफ अक़ाबा ये देखेंगे। उसके अलावा गल्फ ऑफ बाब ए मंदाब बहुत इम्पोर्टेंट है, प्लीज़ ध्यान रखिएगा। उसके अलावा ये हॉर्न ऑफ अफ्रीका की तरफ से इधर से निकल के आता है नीचे। उसके अलावा स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ को भी हमारे लिए बहुत सिग्निफिकेंट है।
तो ये ईरान की साइड में, पर्शियन गल्फ की साइड में, इसको जाके आप मार्क कर लीजिएगा, ये स्ट्रेट्स को मार्क कर लें, ठीक है? उसके अलावा हमारा स्ट्रेट जो है अराउंड द टर्की, टर्की के आसपास का जो स्ट्रेट है, उस वहाँ पे आप देखेंगे एक आपको इस्तांबुल के बगल में आप देखेंगे ब्लैक सी, ये यूपीएससी में क्वेश्चन आ चुका है कि टर्की के अगल-बगल में कौन-सी वाटर बॉडीज़ हैं, तो बहुत आसान था वो, ब्लैक सी और कैस्पियन सी के बारे में बात की, वो ब्लैक सी और उसके क्या नाम है मेडिटेरेनियन सी के बारे में बात की थी उसने, मेडिटेरेनियन सी के बारे में बात की थी, क्वेश्चन आया हुआ था ऑलरेडी। कभी-कभी ऐसा पूछ लेता है कैस्पियन सी के आसपास कौन-सी कंट्रीज़ हैं, ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं। और ये बीच में जो है सी ऑफ मरमरा है, और ये ब्लैक सी से होते हुए आप सी ऑफ मरमरा होते हुए फिर आप एजियन सी में मेडिटेरेनियन ओशन में मेडिटेरेनियन सी में चले जाते हैं, और यहाँ पे आपका बॉस्फोरस बॉस्फोरस स्ट्रेट है, बहुत ही फेमस है। याद रखिएगा सी ऑफ मरमरा, बॉस्फोरस स्ट्रेट, और उसके अलावा मैंने डार्डेनल्स, ये सब मैंने आपको लोगों को मार्क करवा रखा ऑलरेडी, पहले ही बता चुका हूँ। बताया नहीं बताया? हाँ? बताया हुआ है ना? भाई बहुत अच्छे से मार्क करवाया, कहना मत कि नहीं मार्क करवाया। करवाया था ना? सी ऑफ मरमरा वगैरह? हुँ। अब देखिए यहाँ पे नोट डाउन आपको क्या करना है, जो आपको घर पे होमवर्क है, कि कंट्रीज़ जो कि ब्लैक सी के चारों तरफ है, सारी कंट्रीज़ देख लेना। क्योंकि एग्ज़ाम में क्वेश्चन आता है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। कौन-सी कंट्रीज़ ब्लैक सी के चारों तरफ है, कौन-सी कंट्रीज़ कैस्पियन सी के चारों तरफ है, और कौन-सी कंट्रीज़ जो हैं, उनसे वेस्ट एशिया की कौन-सी कंट्री से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास होता है। ये सारे क्वेश्चन आपसे यूपीएससी में पूछे जा सकते हैं, इसलिए प्लीज़ कीप इन माइंड। यहाँ पे क्लाइमेट कैसा है वेस्ट एशिया का? ऊपर की साइड में टर्की, सीरिया, जॉर्डन और इज़राइल, इस साइड में मेडिटेरेनियन टाइप क्लाइमेट है। यानी कि मेडिटेरेनियन टाइप क्लाइमेट मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बता रखा है कि यहाँ पे कैसा होता है आपको यहाँ पे ठंडियों में बारिश होती है। यही एक क्लाइमेट है जिसमें ठंडियों में बारिश होती है, और यहाँ पे सिट्रस फ्रूट वगैरह होते हैं, और आपको मैंने जाफा ऑरेंज वगैरह ये सब, और फल-वल की खेती होती है, और आपको मैंने ये भी बताया हुआ है कि यही ये एक ऐसा इस टाइप का क्लाइमेट है जिसमें जो है एग्रीकल्चर के लिए बहुत अच्छा सूटेबल नहीं है, लेकिन सिट्रस फ्रूट के लिए बहुत सूटेबल टाइप का क्लाइमेट है। और यहाँ पे इसकी वजह से हमारे यहाँ पे वेस्टर्न डिस्टर्बेंस में ठंडियों में भी बारिश होती है। क्यों वेस्टर्न डिस्टर्बेंस क्यों कहते हैं उसको? क्योंकि यहाँ पे मेडिटेरेनियन सी में वेस्ट की साइड में हमसे वेस्ट में, इंडिया से वेस्ट में, वहाँ पे ठंडियों में बारिश हो रही होती है। एक ही क्लाइमेट है जिसमें ठंडियों में बारिश होती है, मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, वो है मेडिटेरेनियन टाइप क्लाइमेट। तो वहाँ से जब ठंडियों में बारिश होती है, तो जेट स्ट्रीम्स खींच-खाच के इंडिया में भी ले आती है, और नॉर्दर्न इंडिया में बारिश करवा देती हैं ठंडियों में भी। तो ये मेडिटेरेनियन क्लाइमेट की वजह से होता है, और उसमें वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के नाम से हम लोग इसको जानते हैं। उसके अलावा आपका ट्रॉपिकल क्लाइमेट है, ईरान वगैरह की साइड में ट्रॉपिकल टाइप क्लाइमेट है, यानी खूब गर्मी होगी, ठीक है? इस तरह का क्लाइमेट में पाया जाएगा, तो मेडिटेरेनियन टाइप क्लाइमेट और एरिड टाइप का डिज़र्ट वगैरह इधर पाया जाएगा। उसके अलावा जो है ट्रॉपिकल क्लाइमेट में आपको पता है कितनी गर्मी है, बारिश नहीं हो रही तो एरिड ही होगा। आप लोगों ने ट्रॉपिकल डिज़र्ट पढ़े हुए हैं, तो वो सारा ट्रॉपिकल डिज़र्ट टाइप का ज़्यादा है वहाँ पे, सेमी एरिड और एरिड एरियाज़ ज़्यादा है यहाँ पे, ठीक है? वाटर शॉर्टेज है सऊदी अरब में और अदर कंट्रीज़ में, व सऊदी अरब एंड अदर कंट्रीज़ ऑफ द अरेबियन पेनिनसुला। ईरान जो है वो डिसैलिनेशन ऑफ द सी वाटर के ऊपर डिपेंडेंट है, मतलब जब उसको डिसैलिनेशन करते हैं सी वाटर को, तो फिर उसको यूज़ करते हैं। तो वहाँ पे वाटर शॉर्टेज है, शॉर्टेज ऑफ एग्रीकल्चर लैंड भी कम है, और प्रॉब्लम ऑफ डिजर्टिफिकेशन लैंड का वहाँ ज़्यादा है कुछ, ठीक है? और उसके लिए इस वजह से इनका फूड क्रॉप वगैरह का ज़्यादा एग्रीकल्चर नहीं है, तो ये लोग क्या करते हैं, इम्पोर्ट करते हैं, ठीक है? बट इनके यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो है, क्या है आप सबको पता है कि इनके यहाँ पे एग्रीकल्चर तो बहुत अच्छा नहीं है, लेकिन इन लोगों के पे पेट्रोलियम है, ठीक है ना? ऐसी चीज़ें हैं, कुछ मिनरल्स हैं, जिसे बेच-बेच के पूरा अमीर होते जा रहे हैं। तो इधर आप देखेंगे जॉर्जिया, आर्मेनिया, टर्की की साइड में, तो यहाँ पे आपको कॉटन, शुगर और टोबैको वगैरह की खेती मिलेगी। इराक में ये थोड़ा बहुत राइस होता है, सीरिया में कॉटन होता है, जॉर्डन के अंदर कॉटन होता है, यमन में कॉटन होता है, और टेम्परेट फ्रूट्स वगैरह जो है इस साइड में, ओमान की साइड में आपको मिल जाएँगे। तो ये कुछ चीज़ें हैं, और ये मेडिटेरेनियन टाइप के क्लाइमेट में आप लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हो कि यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे ऑर्चिड, इसको ऑर्चिड लैंड ऑफ द जो है वर्ल्ड कहा जाता है। इसमें क्या होता है, ऑरेंज आपका, और उसके अलावा ग्रेप्स और चेरीज़ वगैरह होती हैं। टर्की में ऑलिव्स होते हैं, ऑलिव ऑयल आपने सुना होगा, खाया भी होगा, पिया भी होगा। ऑलिव्स होते हैं, ठीक है? जैतून, और उसके अलावा जो है आपका लेबनान के अंदर फ्रूट्स और ऑलिव्स होते हैं।
इज़राइल का जाफ़ा ऑरेंज बहुत फ़ेमस है, जाफ़ा ऑरेंज, टोमेटो एंड लाइम यहाँ पे होता है, ऑर्गेनिक फार्मिंग भी होती है यहाँ पे और यहाँ पे कनात सिस्टम होता है, कनात सिस्टम ऑफ इरिगेशन यहाँ पे कनात बना के इरिगेशन करते हैं। कनात सिस्टम ऑफ इरिगेशन आप देख लें कैसा होता है, ये पिक्चर से आपको सारी बातें क्लियर हो जाएँगी। एंशिएंट इरिगेशन प्रैक्टिस है ईरान की एंड अफ़गानिस्तान में कनात बनाते हैं वहाँ पे। अंडरग्राउंड इरिगेशन यहाँ पे सिस्टम होता है, अंडरग्राउंड इरिगेशन टेक्निक क्योंकि देखिए क्या होता है कि यहाँ पे इतना ज़्यादा वो है ऊपर की पानी अगर बारिश होता है, अगर कनात टाइप का कैनाल नीचे की साइड में कुछ कनात या कैनाल बना रहता है, तो वहाँ अंडरग्राउंड वाटर फ्लो हो रहा होता है, जिससे इवेपोरेशन लॉस कम होता है, वो चीज़ है। वाटर टेबल से एक मतलब वो कैनाल बना देते हैं, तो वाटर टेबल से वो एक ऐसे एरिया जहाँ इरिगेशन करना होता है, अंडरग्राउंड में ही इरिगेशन करते हैं और वो वर्टिकल शाफ्ट होते हैं, जिससे वो उसको रिचार्ज भी किया जा सकता है। तो इस तरह से कनात सिस्टम होता है। वाटर टेबल मैं आप लोगों को ऑलरेडी बता चुका हूँ। आप लोगों को पता है सबको कि जहाँ से हम लोग पानी हैंड पंप वगैरह से निकालते हैं, वाटर टेबल कहलाता है। अंडरग्राउंड इरिगेशन टेक्निक है ये। टैप्स अंडरग्राउंड माउंटेन वाटर सोर्सेज वगैरह को हम लोग पहुँचाते हैं पर्टिकुलर रीजन में और टनल वगैरह टाइप से बना के इरिगेशन कराते हैं उससे। और इसके अलावा ड्रिप इरिगेशन और स्प्रिंकलर्स भी यूज़ होते हैं यहाँ पे आपको पता है इज़राइल में बहुत ही मॉडर्न था वो अभी तक और उसने क्या नाम है काफ़ी ज़्यादा वर्टिकल फार्मिंग से लेकर ड्रिप इरिगेशन करके बहुत ज़्यादा फ्रूट्स वगैरह उगाता था, स्प्रिंकलर्स वगैरह बनाए थे। और इसके अलावा ये तालिया इरिगेशन यहाँ पे होता है इज़राइल के अंदर। ये क्या होता है तालिया टेक्निक क्या होती है, टेक्नोलॉजी क्या होती है, प्लास्टिक की ट्रे लगा देते हैं। उससे ड्यू ड्रॉप जो होती है वो इकट्ठी होती हैं और वो फनल टाइप से होती हैं, वो प्लांट की रूट्स में चली जाती हैं। तो इससे क्या होता है कि इरिगेशन मतलब एक तरह से वाटर बचता है और इवेपोरेशन लॉस भी कम होता है। इंडिया इज़राइल के साथ काफ़ी एग्रीकल्चर वगैरह की टेक्निक्स को लेने में काफ़ी कोऑपरेट कर रहा था क्योंकि उनकी टेक्नोलॉजी में वो लोग काफ़ी आगे हैं। तो काफ़ी सारे हमारे वर्टिकल फार्मिंग हो गया, सॉइल सल्ट्रेशन हो गया, प्रोटेक्टिव फार्मिंग ये सब चीज़ें और इज़राइल से सीखने के लिए इंडिया ने एग्रीमेंट भी किया। वर्टिकल फार्मिंग हो गया, सॉइल सोलराइज़ेशन ये सब चीज़ें टेक्निक जो है वो अक्सर यूज़ करता है इज़राइल क्योंकि उसका लैंड कम है तो वो कम में अवसर ढूँढता रहता है और कि किसी तरीके से बेटर किया जाए। तो वो सॉइल सोलराइज़ेशन मतलब ज़्यादा इवेपोरेशन लॉस ना हो, ज़मीन ज़्यादा एकदम ड्राई ना हो जाए, तो उसके लिए उसकी टेक्निक्स हैं जो इंडियन फार्मर्स को भी वहाँ से ट्रेन करने की बात की जाती है। मोर देन हाल्फ ऑफ द वर्ल्ड यहाँ पे ये देखें आप, मोर देन हाल्फ ऑफ द वर्ल्ड्स ऑयल रिज़र्व एंड 40% ऑफ द नेचुरल गैस रिज़र्व इस रीजन में अल्लाह ने इनको खूब नवाज़ा है पेट्रोलियम से, ऑयल ऑयल से, गैस से और इसलिए ये काफ़ी रिच हैं, आपको पता है। ये बताने वाली क्या बात है इसमें आपको सबको बहुत पहले से पता है कि ऑयल रिच रीजन है ये, ठीक है? तो यही इनकी इकोनॉमी है एक्चुअली। सऊदी अरब के पास लगभग 100 मेजर ऑयल फील्ड्स हैं और उसके अलावा ग्वार ऑयल फील्ड और वर्ल्ड लार्जेस्ट जो है ऑयल फील्ड है इन द वर्ल्ड, ठीक है? ये और इस तरह से आप जाके इसको मार्क भी कर लीजिएगा। उसके अलावा ऑयल रिज़र्व इराक के पास भी बहुत ज़्यादा है, आपको पता है, लेकिन आपको पता है ये भी कि उसको कैसे लूटा गया है, ठीक है? और पूरा यानी यहाँ पे मजनून फ़ील्ड था, हाल-फाया फ़ील्ड था, वेस्ट कुरना फ़ील्ड है और उसके अलावा रमायल्लाह फ़ील्ड है और ईस्ट बगदाद फ़ील्ड है। ऐसी बहुत सारी ऑयल फ़ील्ड्स हैं यहाँ पे। बहुत ज़्यादा इंडियन मज़दूर भी जाया करते थे। इंदिरा गांधी के टाइम पे तो कुछ ज़्यादा ही लोग जाते थे। बहुत अच्छे रिलेशंस थे इराक से इंडिया के। इंडियन वर्कर बगदाद में, इराक में जाके ऑयल फ़ील्ड्स में काम करते थे। बाद में आप लोगों ने सब को स्टोरी पता है कि किस तरह से अमेरिका ने उसको डिस्ट्रॉय किया। ऑयल रिज़र्व ईरान के पास जो है वो उसके पास भी ठीक-ठाक रिज़र्व है जैसे अहवाज़, मारून और ये आपका गाज़ सरान ये और उसके अलावा अजाडे, गन ये सब रीज़न जो हैं, यहाँ पे आपको ऑयल रिज़र्व ईरान में भी दिखेंगे। आपका अगहा जारी में भी दिखेगा। ये सब ज ज लोकेशन याद करना चाहो कर लो, नहीं की ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना? और उसके बाद रामीन, साउथ पार्स यहाँ सब ऑयल रिज़र्व मिलते हैं। मतलब ये जानो कितने ऑयल रिज़र्व्स हैं। ऑयल रिज़र्व अरेबियन पेनिनसुला के अंदर ये आपका एक मैप है, इसको देखिएगा आराम से ज़ूम कर के ऐसे, आराम से देखिएगा ऐसे, ठीक है? ये सारे ऑयल फ़ील्ड के नाम हैं। आराम से जब अगर दिल करे तो आप देखिएगा ये सारे ऑयल फ़ील्ड आपको दिखाई देंगे यहाँ पे। ठीक है, इंडिया जो है इंडियाज़ एनर्जी इम्पोर्ट इंडिया पता है आपको इंडिया 4th लार्जेस्ट अब तो शायद आई थिंक देखिएगा कि 3rd लार्जेस्ट या 4th लार्जेस्ट है। जो है कंज़्यूमर बन गया है इंडिया एनर्जी का। तो वो सारा चाइना, यूएसए और रशिया के बाद हम ही आते हैं ज़्यादातर। तो इंडिया ने स्टार्ट किया है, अब तो हम कई-कई बार मतलब
काफ़ी आगे जा रहे हैं हम लोग अब तो। इंडिया स्टार्ट करता इम्पोर्ट करता है एलएनजी का इम्पोर्ट और जितनी भी गैसेज़ वो होती हैं नेचुरल गैसेज़ या जो आपका क्रूड ऑयल है सब हम इम्पोर्ट ही करते हैं, हमें पता ही है। लार्जेस्ट एलएनजी इम्पोर्टर इंडिया है 4th लार्जेस्ट आफ्टर जापान, साउथ कोरिया, चाइना। ये डेटा बदलता रहता है, डेटा आप लोग एक बार चेक कर लीजिएगा कि 4th है, 3rd है ये सब। क्योंकि वैसे यूपीएससी ये सब पूछेगा नहीं बट टॉप वो पूछ लेता है कभी। जो फिगर इस तरह के फैक्ट नहीं पूछता जो बहुत रट्टू वाले हों, ठीक है? लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत आप अपनी नॉलेज के लिए जान सकते हैं। इंडिया का एनर्जी इम्पोर्ट जो है वो टॉप सोर्स कहाँ से है? सोर्स क्रूड ऑयल का वो सऊदी अरबिया है, इराक, ईरान, कुवैत, यूएई, नाइजीरिया, वेनेजुला और अंगोला से आता है, ठीक है? तो टॉप सोर्स नेचुरल गैस का कतर है, इजिप्ट है, ओमान, ऑस्ट्रेलिया, सऊदी अरबिया, ठीक है? ये हमारा है और 2000 ये इम्पोर्ट का डेटा 2012-13 का है कि कहाँ से हमने किया। इसी तरीके के आप 22-23 का भी कर लीजिए, 10 साल में कितना क्या चेंज हुआ, क्या हुआ, उसका भी आप कंपैरिज़न आपको मिल जाएगा। कि कहाँ से हमने कितना इम्पोर्ट क्रूड ऑयल का करते हैं, क्या करते हैं, वो जब आप अपडेट करें, जब भी आप इकोनॉमिक सर्वे मैं आपको बताऊँगा ही पढ़ने के लिए। जब आप एग्ज़ाम देने जाते हैं तो हर साल का आपको पता है इकोनॉमिक सर्वे आता है। बजट पेश होता है, उससे 1 दिन पहले इकोनॉमिक सर्वे आता है, उसमें सारा चीज़ रहता है कि कितना इम्पोर्ट किया, कितना एक्सपोर्ट किया, वो इकोनॉमी का पार्ट है, विल डिस्कस दैट। तो वो उस साल आप पढ़ के जाएँ कि कितना अब इस वक़्त हम कौन-सा रैंक पे चल रहे हैं, कितना हम इम्पोर्ट कर रहे हैं, कितना एक्सपोर्ट कर रहे हैं, वो सब चीज़ें होती हैं। इम्पोर्ट वेस्ट एशिया में कौन-कौन से हैं, तो आपको कुछ पोर्ट्स तो मार्क कर ही लेने हैं। एक तो आपको एडेन, मस्कत, ठीक है? बंदर अब्बास, उसके अलावा दमाम, बसरा, ठीक है? उसके अलावा बैरूत, हाफ़िया हाइफ़ा और इसके अलावा अक़ाबा, ये सारे पोर्ट जो है आपका थोड़ा बस इनको का एटलीस्ट मार्क कर लीजिए, वेस्ट एशिया के इम्पोर्टेंट पोर्ट्स हैं। तो यहाँ हमने वेस्ट एशिया के बारे में एक फ़ॉर्मल स्टडी ले ली, फ़ॉर्मल समझ ले ली कि वेस्ट एशिया में क्या है, कैसे हमने इसमें वर्ल्ड ज्योग्राफ़ी हमने शुरू की, उसके अंदर हम लोगों ने शुरू किया था एशिया और एशिया में हमने चाइना, जापान, रशिया, साउथ ईस्ट एशिया और साथ में वेस्ट एशिया के बारे में इन्फॉर्मेशन ली। आई होप कि आपको कुछ बातें समझ में आई होंगी, कुछ बातें नहीं भी समझ में आई होंगी। वो इसलिए क्योंकि आपने बैकग्राउंड नहीं पढ़ा होगा तो थोड़ा-सा कम समझ में आया होगा। बट एक ओवरव्यू मिला होगा कि हाँ, वेस्ट एशिया में क्या-क्या है, इराक कहाँ है, ईरान कहाँ है, ओमान कहाँ है, ऑयल फ़ील्ड है, ये सब कुछ चीज़ें और मैंने 2-3 दिनों में आपको काफ़ी सारी पॉलिटिकल बातें भी बताई जो कि ज्योग्राफी का पार्ट नहीं था बट मैंने एक अंडरस्टैंडिंग के लिए आपको बता दिया। ठीक है? तो ज्योग्राफी में एशिया में आपको इतना ही देखना है। एशिया में आपको पहले तो ये देखना है एशिया के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स कि कौन क एशिया में क्या है, कितनी कंट्रीज़ हैं, बाउंड्री कहाँ से कहाँ तक है, जो मैंने पहले ही लेक्चर में आपको बताया था। फिर मैंने स्पेसिफिकली चाइना, जापान, रशिया, साउथ ईस्ट एशिया और वेस्ट एशिया का मैप के साथ मेन-मेन बातें बता दी। 1-2 बार रिव्यू कर लीजिएगा। आपके लिए होमवर्क ये है कि मेन-मेन फैक्ट्स जो है एशिया के आप जो बच्चों वाले फैक्ट्स हैं, जो 3rd क्लास, 4th क्लास, 5th क्लास से लेकर 8th क्लास तक आप लोग पढ़ते रहते हैं। 10th तक भी पढ़ते रहते हैं कि एशिया सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट, एक पॉपुलेशन लगभग इतनी, एरिया लगभग इतना, तो एक वो थ्रू कर लीजिएगा, इतनी कंट्रीज़ हैं। ठीक है? क्लियर है? और इन ओशियंस के आस-पास है, ये बातें बातें जो होती हैं, जो बेसिक फैक्ट्स हैं, बेसिक सबसे हाईएस्ट पॉइंट कौन-सा है, सबसे लोएस्ट पॉइंट कौन-सा है, ये वाले के आप एक नोट्स तैयार कर लेंगे एशिया के बारे में एक जनरल चीज़। और एशिया के बारे में ऐसी जनरल चीज़ों का एक मतलब हेडिंग डालने के बाद छोटा फुट नोट तैयार कर लेंगे अगर कि हाईएस्ट, लोएस्ट और कितनी कंट्रीज़ हैं और ये सब, तो आपको मतलब कभी भी एग्ज़ाम में बस एक बार गो थ्रू होंगे और आप कर लेंगे इंशाल्लाह। तो हमारा एशिया हो गया है। अब हम लोग जो है जाएँगे अफ्रीका की तरफ, ठीक है ना? इंशाल्लाह अफ्रीका या यूरोप जहाँ भी, लेकिन एशिया पहले आप लोग कर लीजिए, फिर हम लोग कल से इंशाल्लाह बात करेंगे आगे, ओके?